हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? और कैसा रहा पहला दिन? हाँ भाई, जोश, एक्साइटमेंट, कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ये सब कुछ होगा पहले दिन ना। आज से कल की डीपी कुछ बच गई होगी, कल कोई टॉपिक नहीं हो पाया होगा, तो ये छोटी छोटी चीज़ें चलने लगी होंगी दिमाग में। भैया बस जो लास्ट क्लास में भी बोला, पहली क्लास और आपकी लास्ट क्लास जो बोल रहा हूँ, उसमें भी यही बात बोली थी कि भैया ध्यान रखना है कि ये डेट फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होने वाला। ये सर आपके लाइफ का लाइफ चेंजिंग डे है। और इसके बाद अगर बात करूं तो ये भैया सेलिब्रेशन डे है सर। ये 5 मई को लाइफ चेंज हो जाएगा और 14 मई को इसका ऑफिशियली सेलिब्रेशन चालू हो जाएगा। इसके बाद ज़िंदगी यहीं से चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद कोई बोलेगा नहीं, हम जैसे टीचर्स रोज दिन आके ऐसे बोलेंगे नहीं कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। मानता हूँ कि अभी मौसम बहुत सुहाना हो चुका है, बहुत सारे लोगों के कमिटमेंट्स होंगे, बहुत सारे लोगों के कमिटमेंट्स टूट गए होंगे और बहुत सारे लोग कॉलेज में जाके कमिटमेंट करेंगे। अगले साल भी 14 फरवरी आता है, अगले साल भी फरवरी आता है, हर साल आता है भाई, ठीक है। तो कुछ बीत नहीं रहा, ऐसा जिंदगी में कोई ट्रेन छूट नहीं रही ये वाली। लेकिन हाँ, सिलेक्शन की ट्रेन जरूर छूट जाएगी। आज सेकंड डे है, एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि भैया आप इस बैच में आए हो, इसका मतलब ये सोच के आए हो कि सर एक बार और, एक आखिरी कोशिश, एक और अच्छी कोशिश, एक ऐसे बुलंदियों पे लेके जाएं जहां पर सिलेक्शन हो जाए पक्का। तो भैया इस आखिरी कोशिश को और अच्छा कोशिश करने में, और अच्छी कोशिश में कैसे कन्वर्ट करिएगा, तो इसके लिए कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपने डीपीपीज, अपने क्लास के टीचर्स, अपने नोट्स पे भरोसा रखिए और क्वेश्चंस करते जाइए। बहुत सारे बच्चों का एक रिक्वेस्ट था कि सर क्वेश्चंस डीपी में ज़्यादा कर दो, कुछ चीज़ें। भाई डीपी ज़्यादा करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ही पता है आप जब 4 क्लास लेते हो, 3 क्लास लेते हो, उसके बाद जो टाइम बचता है उसको रिवाइज करना, उसके नोट्स को सही करना, उसकी चीज़ें करना, मुझे पता है कम टाइम। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग बस 2-3 चीज़ों का, जो लोग भी क्लास कर रहे हैं, एक तो क्लास अटेंड करिए, क्लास अटेंड करनी है, क्लास अटेंड करनी है, प्लस सर इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैंने आपको बार बार बोला है, शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, अटेंड कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। और इसके बाद, क्लास के बाद इसके डीपीपी की प्रैक्टिस कीजिए, डीपीपी की प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद सर नीट पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपके लिए काफ़ी है अभी के हिसाब से। जैसे ही आपका धीरे धीरे जैसे जैसे आप रिवीजन पे आएंगे, तो यहाँ पर पीवाईक्यूज में आप चाहें तो नीट के साथ साथ, सर मैं तो नीट का क्वेश्चन यही करा दूंगा मोस्टली, लेकिन हाँ अगर कुछ बच जाता है तो लास्ट जेई मेंस के 5 साल के 5 इयर्स के क्वेश्चंस कर लीजिएगा। नहीं तो अगर किसी को लगता है और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने आपको बोला भी है, ये वाली बुक आप यूज़ कर लीजिए, 45 डेज नीट वाली। क्यों? क्योंकि सर इसमें ना फ़ायदा पता है क्या होने वाला है। गिने चुने क्वेश्चंस होंगे, 40-50 क्वेश्चंस होंगे, सारे नोट्स, शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं। मतलब ठीक है, उससे आप कर सकते हो अपने हिसाब से कि हाँ यार ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, इसको उठा के यूज़ कर लो। 45 डेज नीट है अपने पास, इसमें क्या है कि नोट्स मिल जाएंगे आपको, बस उसमें थोड़ा बहुत ऐड करना है, कहानी खत्म हो जाएगी पक्का। तो चलो भाई, हम लोगों ने लास्ट क्लास में मूल कॉन्सेप्ट की शुरुआत करी थी। हमने स्टार्ट किया था मैटर की क्लासिफिकेशन और मैटर की बातें करी थी। हमने स्टार्ट किया था मैटर की क्लासिफिकेशन, फटाफट चीज़ें रिवाइज करते हैं। मैटर की क्लासिफिकेशन स्टार्ट करी थी, मैटर की क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गई थी। फिर हमने देखना शुरू किया कि सर सॉलिड लिक्विड गैस की कहानी पे मैंने कुछ होमवर्क दिया था, अभी डिस्कस कर भी लूँगा ताकि कुछ लोगों का पता भी चल जाए किस लोग क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सर मैटर की क्लासिफिकेशन कर लिया था हम लोगों ने। सॉलिड लिक्विड गैस करने के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स का नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, पहले 30 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, मास नंबर याद हुआ कि नहीं? याद हुआ? नहीं याद हुआ? भैया आज फिर से टाइम दे रहा हूं, फिर से याद करो, फिर से एक बार देखो, फिर से क्वेश्चंस करो, फिर से प्रैक्टिस करो, तभी जाके बार बार याद होगा। आज फिर से एक टाइम लो, 1 to 30 तक के एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का। एटॉमिक मास तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। एग्जाम हॉल में दे तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो आपको आना चाहिए। ओके तो सर यहाँ पर ये बातें हो गई थी। लास्ट क्लास में हमने ये सब चीज़ें भी कर लिया था। फिर हम लोगों के लाइफ में बोला गया कि सर और क्या कर सकते हैं, तो हमने स्टार्ट किया था कि भैया मोलर मास किसको रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं कहीं लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहीं लिखता हूं हीलियम 2 और 4, कल का एक कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट था सर, इसमें प्रोटॉन कितने हैं सर 2, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 4 - 2, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे सर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इस पर कोई चार्ज है क्या? नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोटॉन्स के इक्वल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान से सुनिएगा,
सुनिएगा भैया, इसके बीच में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। एक चीज और ध्यान सुनिएगा, हीलियम की बात कर रहा हूं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अब मैं आपसे क्या चाहता हूं कि भैया एक चीज ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मैंने आपको बताया सर अगर मैं यहां 4 AMU लिख दूं, अगर मैं 4 AMU लिख दूं तो 4 AMU किसका मास है सर, किसके कितने एटम्स का मास है सर, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम है क्या, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम है क्या। अरे लेकिन भैया अगर इसी 4 के आगे अगर मैं ग्राम लगा दूं तो ये किसके इक्वल होगा सर, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ हीलियम होगा क्या। दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है सर। मोल का मतलब क्या है सर, कितने एटम्स सर, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम का मास कितना होगा 4 ग्राम। हमने यही चीज ऐसे लिखी थी कि एवोगाड्रो नंबर को अगर AMU से मल्टीप्लाई करते हैं, AMU की वैल्यू ग्राम में लेके, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है। व्हाट इज 1 AMU सर, 1 AMU इज नथिंग मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड दैट इज इक्वल्स टू 1.67 10 की पावर -27 kg या फिर 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। What is Na? Na is not sodium, लास्ट क्लास में पढ़ा है। Na is not sodium, Na is what? एवोगाड्रो नंबर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एवोगाड्रो नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को रिप्रेजेंट करता है। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को रिप्रेजेंट करता है। 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 6 इंटू 10 की पावर 23 यूज कर लेते हैं, ये यूज किया जाता है। हमने ये भी पढ़ा था कि सर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, अगर किसी के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे सर, जो भी उसका गिवन मास ऑफ एक्स होगा, गिवन मास ऑफ एक्स होगा, गिवन मास ऑफ एक्स डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ एक्स कर देंगे, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ एक्स कर देंगे, इज इक्वल्स टू, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी उसके एटम्स दिए हों, मॉलिक्यूल्स दिए हों सर, उसको डिवाइडेड बाय एक्स का डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर कर देंगे। ये पढ़ा था हमने। ये भी पढ़ा था कल एटॉमिसिटी क्या होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर, होमो एटॉमिक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ये बेसिक सी बातें हमने लास्ट क्लास में की हुई है, याद आ रहा है। अरे भैया रिवाइज हो गया पक्का, सही है ना। अब ऐसा तो नहीं कि सर फिर से एक बार सर थोड़ा हौले हौले, सर हौले हौले से हवा चलती है, वैसे हौले हौले से रिवीजन चलाओ सर। भैया मैं हौले हौले से चल दिया ना तो आप भी हौले हौले चलोगे, मैं थोड़ा धीरे धीरे चलूंगा, आप और धीरे धीरे चलोगे और सिलेक्शन जो है ना वो छूट जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। अब देख लो सारा कुछ जो लास्ट क्लास में किया था ओवरऑल आपके पास जिस सामने है। मैंने लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था, उसको डिस्कस करते हैं। और उसमें पहली क्लास में जो होमवर्क था वो सारा का सारा क्या था, तो सर वो सारे के सारे क्या थे, ये वाले क्वेश्चंस थे। क्या बताइएगा किसका क्या आंसर आएगा, आराम से पढ़िए। सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, यस सर सही स्टेटमेंट है। इन सॉलिड द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है, यस सर ये सही है। और ऑब्वियस है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है, यही चीज नहीं है, दैट्स व्हाई दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अदरवाइज एक बात बताओ, सॉलिड और लिक्विड और गैस में डिफरेंस क्या होता कि लिक्विड में के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, देयर इज अ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, देयर इज अ स्पेस बिटवीन देम। इसीलिए लिक्विड गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। सॉलिड के पास ऐसा डिस्टेंस नहीं होता, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस नहीं होता, इंटरमॉलिक्यूलर गैप नहीं होता, तो ये डिफरेंट नहीं कर पाएंगे। पक्का हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। देख लीजिए सब लोग अपना अपना। On heating, a solid usually changes to a liquid. On liquid, further heating gives to gas. Yes sir, obvious है, solid liquid में जाएगा, liquid gas में जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है। अरेंजमेंट, रीजन देखिएगा क्या बोल रहा है, रीजन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज डिफरेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तो इसका रीजन थोड़ी ना है, ऑब्वियस है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल सॉलिड में पास पास होंगे, लिक्विड में थोड़ा दूर होंगे, गैस में और दूर दूर होंगे। ये स्टेटमेंट सही है, बट क्या ये इस चीज को एक्सप्लेन कर पा रहा है, क्या रीजन ऊपर वाले असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, क्या ये बता रहा है कि सर हीटिंग करने पे अलग अलग अरेंजमेंट होती है? नहीं ना सर, आपको बस ये पता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, बट सॉलिड लिक्विड में क्यों कन्वर्ट होता है, बिकॉज उनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाता है, वो रीजन होता है। ये थोड़ी ना रीजन है कि सर पार्टिकल्स होते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि भैया तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, तुम बोल रहे हो सर फिजिक्स में 50 क्वेश्चन आते हैं। पापा पूछ रहे हैं बेटा केमिस्ट्री कैसा चल रहा है, पापा आज ना मतलब बिहार में गवर्नमेंट बदल गई। कोई लॉजिक है? दोनों स्टेटमेंट सही है।
पापा ने जो क्वेश्चन पूछा वो भी सही है, लेकिन उसका रीजन ये थोड़ी ना कि पापा बिहार में गवर्नमेंट बदल गई, पापा अरविंद केजरीवाल वहां गए, ये रीजन थोड़ी ना हो सकता है भाई। दोनों स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन इसका ये रीजन नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बोथ असर्शन रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। जिन लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा होगा वही ये क्वेश्चन कर पाएंगे। एनसीईआरटी मैंने कल बोला था, एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा, शुरुआत के कुछ पोर्शंस, जो शुरुआत के सॉलिड लिक्विड गैस की क्लासिफिकेशन थी वो एक बार देख लीजिएगा। अब कोई बोले सर बेसिक यूनिट्स नहीं बताए, कल मैं देखा कमेंट आया हुआ है कि सर 7 आप एनसीईआरटी के फ्लो में नहीं बताई 7 बेसिक यूनिट। ए भैया बता दूंगा, आज मैं बता दूंगा लास्ट में लेक्चर का जो 1.5 घंटे के बाद वाला जो पोर्शन होगा ना, उन लोगों के लिए आज कर दूंगा जो लोग भैया एकदम सोच के आए हैं कि नहीं भैया मास का यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर कैसे कन्वर्ट होता है। अगर आप ऐसे बीमारी से ग्रसित हैं, अगर आपको लग रहा है कि सर नहीं टेम्परेचर का यूनिट नहीं पता, तो भाई मैं कल भी बोला था, बुरा मत मानना, थोड़ा सा उम्मीद करूंगा। एक तो लेट भी है, टाइम भी अब कम है, अब आप फिर 11th वाली क्लास की तरह डिमांड करो, थोड़ी सी दिक्कत है बेटा। मैं भी देखो ये चीज मैं क्यों बोला, कंपोनेंट्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सर सेपरेट आउट कर सकते हैं क्या, सेपरेट आउट कर सकते हैं क्या? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलो एक बार अभी सोचो, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता था? होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता था कि सर सब कुछ क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे, सब कुछ क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे। भाई क्या हो जाएगा एक बात बताओ, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब चलो चीनी पानी का सॉल्यूशन बना दो तुम, होमोजीनियस मतलब उसकी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म रहे, लेकिन क्या चीनी पानी को सेपरेट आउट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से? भाई एक काम करो, कोई रिएक्शन मत कराओ, बस पानी गर्म कर दो, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, क्या बच जाएगा? शुगर का क्रिस्टल बच जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है क्या? अरे चलो ऊपर का स्टेटमेंट नहीं पकड़ पा रहे, ये देखना, कंपोजिशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर यूनिफॉर्म थ्रू आउट एज द कंपोनेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। कंपाउंड कब से बनाने लगा मिक्सचर? भाई मिक्सचर कंपाउंड्स नहीं बनता, चीनी पानी के सॉल्यूशन में कोई नया कंपाउंड नहीं बनता भाई साहब, चीनी पानी के सॉल्यूशन में कोई नया कंपाउंड नहीं बनता, नया कंपाउंड। इस रीजन तो एकदम ही गलत है। और इस सर्सन को भी ध्यान से सोचो, जो बंदा होमोजीनियस है उसको आराम से सेपरेट आउट कर सकते हो, जो बंदा होमोजीनियस है उसको आराम से सेपरेट आउट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, फिजिकली आराम से सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। किसी को भाई दिक्कत अगर लगता है तो प्लीज एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी की शुरुआत की 2 पेज 3 पेज आप पढ़ लीजिए जहां पर ये सब चीजें हैं, क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैस मिक्सचर, ये हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर द एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, सही है, बात सही है। Properties of a compound are different from those of its constituent elements। अच्छा, properties of the compound, सर मान लीजिए अपने पास H2O की बात करता हूं, तो H2O में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल, ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। क्या H2O इज सपोर्टर ऑफ कंबशन है क्या? नहीं ना। H2O क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट हैं, तो ऑब्वियस है ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, सही होगा। लेकिन ये इसका क्लासिफिकेशन है क्या, ये इसका मतलब रीजन है क्या? रीजन है क्या कि सर एलिमेंट एंड कंपाउंड्स आर द एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कांस्टिट्यूएंट पार्ट एलिमेंट्स। सर ये इसका रीजन थोड़ी ना हुआ, ये इसका रीजन नहीं हुआ। स्टेटमेंट दोनों सही हैं बट रीजन नहीं है। ये रीजन होता कि हाँ सर प्योर सब्सटेंस में ऐसा होता है तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं, रीजन सही नहीं है, पक्का। चलिए ये देखिएगा लास्ट क्लास का होमवर्क, क्लोरीन एटम डिफर्स फ्रॉम क्लोराइड आयन। क्लोरीन एटम को देखेंगे 17 और 35 ले लेते हैं, और क्लोराइड आयन को लेंगे तो 17 और क्या ले लेंगे, 35 ले लेंगे। 17 और क्या ले लेंगे, 35 ले लेंगे। सर यहाँ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 17, यहाँ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 17, न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 35 माइनस 17, 18, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 35 माइनस 17, 18। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना रहेगा, 17, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो 17 + 1 कितना होगा, 18 होगा क्या? सर यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। सर प्रोटॉन सेम रहा, न्यूट्रॉन सेम रहा, क्या चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ। अगर मैं कैलकुलेशन नहीं भी करता तो भी आप आंसर बता सकते थे, क्योंकि कल भी बताया था कि सर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही चार्ज आता है और जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से होता है। ट्राई पॉजिटिव एल्यूमिनियम आयन में बताओगे मास नंबर अगर ये है, एल्यूमिनियम +3 है, मास नंबर कितना है, 27।
अब जिन लोगों को याद हो सर एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सर 13 होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। बताएंगे इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, सर 27 माइनस 13 करेंगे, क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। चार्ज आने से न्यूट्रॉन्स के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर प्रोटॉन पूछेगा कोई, प्रोटॉन कितना रहेगा, 13 रहेगा। हाँ इलेक्ट्रॉन में चेंजेस आएंगे, 13 होना चाहिए था, 10 3 कम हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया। पक्का। अगला क्वेश्चन देखिए, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज। एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया हुआ है, कोई एलिमेंट है उस पर +2 चार्ज लगा देते हैं, ये 25 है, ये कितना है, 52 है। चलिए बताएंगे प्रोटॉन कितना हो गया, 25। न्यूट्रॉन्स कितना हो गया, सर न्यूट्रॉन्स में कोई नंबर फिर फर्क नहीं पड़ेगा, सर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा, सर नॉर्मल केस में प्रोटॉन के इक्वल होता है, बट 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। M+2 आयन है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 23। सर प्रोटॉन कितना होगा, 25, और न्यूट्रॉन कितना होगा, 27। क्या आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, 27। क्या आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। ध्यान सुनिएगा, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज 23 टाइम्स दैट ऑफ हाईएस्ट एलिमेंट एंड इट हैज 11 प्रोटॉन्स। अच्छा कोई ये बोले सर आप क्वेश्चन नहीं समझा रहे, भैया आपको एक दिन दिया है क्वेश्चन पढ़ने के लिए, क्वेश्चन होमवर्क में, प्लीज भाई देखो होता क्या है ना कभी कभी, इसलिए बोल रहा हूँ नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं। जिन लोगों को लगता है भाई आपको होमवर्क दिया है तो उसको आपको अटेंड करना था, आपको सोचना था, अब समझना आप ही को है। हाँ मैं यहाँ डिस्कशन कर लेता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप कैसे यूज कर सकते थे। कोई बोले कि सर आपने वो नहीं, लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, सबसे कम में मास का कौन सा है, हाइड्रोजन, उसका 23 टाइम्स उसका एटॉमिक मास है। कोई एलिमेंट है नहीं पता उसका मास कितना होगा, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो उसका 23 टाइम्स है। सर उसके कितने प्रोटॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं। उसके कितने प्रोटॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं। अब बताएंगे इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, 11। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 23 माइनस 11 दैट इज 12। और इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो 11 प्रोटॉन, 11 न्यूट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12, ये आ जाएगा। आंसर निकाल लो। लाइटेस्ट एलिमेंट ऑब्वियस है, सबसे छोटा है, सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा लिया हमने, हाइड्रोजन ले लिया, वही काम करेगा। ये एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आई होप सो ये था शायद, ठीक है, बहुत ही सुंदर सा और अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा कर लो जिससे पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। जिन लोगों को लगता है पहले ही बता दो, देखो भाई तुम बुक करो, मॉड्यूल करो, PYQs करो, कोई भी टाइप के क्वेश्चंस करो, बस उसमें जो अच्छा लगे ना, जो होता है ना, बोलते हैं ना दूर से एकदम देख के मजा आ जाए, यार ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करके मजा आया यार, इस क्वेश्चन को सीखने को मिला, अच्छा लगा ये क्वेश्चन, उस तरह क्वेश्चंस को ना हाईलाइट कर लो। जब एग्जाम के 20 दिन 15 दिन बचे होंगे ना और तुम्हें लगेगा रिवाइज करना है तो तुम उन्हीं क्वेश्चंस पे काम कर पाओगे, तुम उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर अटैक कर पाओगे कि यार ये क्वेश्चन से मजा आया, भले हो चाहे ना हो, लेकिन उसे सीखने को बहुत मिलेगा। उनमें से एक टाइप का क्वेश्चन ये है। अगर मुझसे कोई बोले एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो बेटा ये लो तुम्हारे सामने, एक क्वेश्चन में ही सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज, ये है ये पावर। मैग्नीशियम के अंदर क्या बोला गया कि सर मैग्नीशियम के ना 3 आइसोटोप्स हैं, मैग्नीशियम के 3 आइसोटोप्स हैं, कौन कौन सा, सर Mg का 24 है, Mg 25 है और Mg 26 है। देखो पढ़ के, 24 वाले का एबंडेंस दिया है 79%, सर इसका परसेंटेज, अब सर इन दोनों का मिला के कितना होगा, 21%। कैसे, अरे सर सीधी सी बात है, टोटल परसेंटेज कितना होता है 100, टोटल परसेंटेज कितना होता है 100, सर दोनों का मिला के कितना होगा, सर 21, क्योंकि 79 तो यही हो गया, 80 हो गया तो 20 बचा, 21 बना दो। सर इसकी परसेंटेज कितनी ले लूं, x परसेंटेज, क्योंकि यही पूछा जा रहा है, तो इसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 21 माइनस x%, यही होगा 21 माइनस x। अब बताओगे सर इसका एवरेज एटॉमिक मास, कितना दिया हुआ है, एवरेज एटॉमिक मास 24.31 AMU दिया है क्या, यही दिया हुआ है। सर बताएंगे AMU 24.31 इज नथिंग 24 इंटू 79 प्लस 25 इंटू 21 माइनस एक्स प्लस 26 इंटू एक्स डिवाइड बाई 100 लिख सकता हूँ। लास्ट क्लास में यही तो फॉर्मूला पढ़ा है। सर इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2431, 24 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब एग्जाम हॉल में फास्ट मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए। अरे सर नखरे मत दिखाइए कि नहीं सर नहीं होगा।
भैया आप नहीं करें, कोई और करके चला जाएगा। वो आपका एग्जाम इतना बेकार सा है कि वो मौका भी नहीं देगा, 1 साल बाद मौका देगा कि उठिए अब फिर से जगिए। कितना हो गया 6 और ये हो गया 9 8, यही है ना 1896 प्लस 25 इंटू 21, 21 इंटू 25 कर देता हूँ तो ये कितना हो गया 5 और 25 इंटू 250, 525, 525 माइनस 25x प्लस 26x। सर ये देखना इधर जोड़ेंगे 2431, इधर जोड़ेंगे तो 7 आ गया, 525 सॉरी 525, तो ये कितना हो गया सर 11 आ गया, 565, 9 to 11 एक 12 आ गया, 8 5 13 एक 14 आ गया, और ये कितना हो गया 10, और ये की वैल्यू कितनी हो गई x की वैल्यू देख लो शायद 10% आ रही है क्या, यही निकालना था, बस यही कैलकुलेशन में करना था। जिन लोगों ने इसका परसेंटेज x लिया होगा ना उनका आंसर 11 आ गया होगा। तो भैया आपको एग्जाम हॉल में जो पूछा जा रहा है उसका निकालिए, उसका निकालिए। किसने हो सोचा होगा कि मैं इसको x ले लूँ, इसको 21 माइनस एक्स, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, बस एग्जाम हॉल में आंसर टिक करते टाइम थोड़ा अलर्ट मोड पे रहिएगा, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। दोनों ऑप्शन दिए हुए होंगे, अगर सामने वाले ने x जल्दी जल्दी में 11 किया होगा तो उसका आंसर गलत भी आ जाएगा पक्का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा अगला क्वेश्चन यही था, होमवर्क में यही सब क्वेश्चंस थे, पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो। तो हमने नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल कॉन्सेप्ट सीख लिया है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल कैलकुलेशन चालू कर दिया था। आज क्या सीखने वाले हैं, तो भैया एक बात बताऊं आपको आज के लिए क्या दिखाने वाला हूं, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गैसेस, गैसेस के बारे में। सर गैसियस स्टेट बोल दें या गैसेस के बारे में, सर गैसियस स्टेट या गैसेस के बारे में। गैसियस स्टेट में ना हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इन सब के टर्म्स यूज करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इन सब के टर्म यूज किए जाते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इन सब के टर्म यूज होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इन सब के टर्म यूज होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इन सब के टर्म यूज होते हैं, ठीक है। और इनको रिलेट करके हम एक इक्वेशन निकालते हैं, दैट इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। अब क्योंकि चैप्टर हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं बचा है तो हम यहीं पर करेंगे, एंड दैट इज इक्वल्स टू पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। आपकी जितनी भी गैसेज होंगी वो सारी की सारी किसको फॉलो करती हैं, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करती हैं। आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज इक्वल्स टू पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, वेयर पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, टी इज टेम्परेचर और आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मैं यहीं पर एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि ऑब्वियस है स्टेट्स ऑफ मैटर आएगा नहीं, तो यहीं पर हम आइडियल गैस इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे, उसकी छोटी छोटी बातें निकालेंगे और उसके बाद कहानी को हम लोग चेंज कर लेंगे। देखिएगा अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पर प्रेशर का मतलब क्या हो गया कि सर पी इज प्रेशर। अब प्रेशर सर किस में होगा, तो प्रेशर के भैया बहुत यूनिट होते हैं, प्रेशर के भैया बहुत यूनिट होते हैं। एटीएम भी होता है, बार भी होता है, एटीएम भी होता है, बार भी होता है, सर इसमें mm ऑफ hg भी हो जाता है, mm ऑफ hg भी हो जाता है, अगर मैं देखूं तो पास्कल हो जाता है, और एसआई यूनिट देखेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इन सबको रिलेट करने आना चाहिए, इन सबको रिलेट करने आना चाहिए। जैसे मैं 1 ATM बोल रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए 170 mm ऑफ hg होता है, या फिर इसी को 76 सेंटीमीटर ऑफ hg बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग 760 टॉर बोल देते हैं। ये देख लेना 1 ATM इज 760 mm of hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ hg एंड 760 टॉर, 760 टॉर। तो अब यहाँ ध्यान सुनना 1 ATM को क्या बोलते हैं। अब देखना एक चीज और, 1.013 बार होता है ATM, और यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, 1 बार इज नथिंग 10 की पावर 5 पास्कल बोल दीजिए, या फिर पास्कल को पीए से भी डिनोट कर देते हैं, या फिर इसी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल देते हैं। 1 बार इज 0.987 ATM हो जाता है। ध्यान सुनिएगा सर, इसीलिए 1 ATM को और 1 बार को अगर अनटिल बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट ना करे, अब इसको आप लिखना चाहें तो 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर ले सकते हैं, पर मीटर स्क्वायर ले सकते हैं। 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.013 बार, या 1 बार इज इक्वल्स टू 0.987 ATM होता है। ये बात आप चाहें
तो भाई याद कर ले या फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीख लेंगे। प्रेशर का यूनिट ये होता है। अगर मैं V की बात करूं तो V इज नथिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम आपके पास देखेंगे तो वॉल्यूम आपके पास इनका यूनिट जो होगा मीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, जिसको हम लोग CC भी बोल देते हैं या फिर ml भी इसको साथ में लेके चलें, और वॉल्यूम का यूनिट लीटर होता है। इनके आपस का रिलेशन याद रखिएगा कि 1 लीटर इज नथिंग 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर CC बोल दीजिए या फिर इन्हीं को ml बोल दीजिए, नहीं तो 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, या 1/1000 मीटर क्यूब होता है, या फिर 1 लीटर इज नथिंग 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ये कुछ कन्वर्जन साथ साथ में अपने शॉर्ट नोट्स में और ऐड कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला चार्ट अपने पास। फिर n इज नथिंग नंबर ऑफ मोल्स, n इज नथिंग नंबर ऑफ मोल्स, ये तो आपको निकालना सिखा ही रहे हैं हम लोग। और R टेम्परेचर क्या होगा, तो टेम्परेचर क्या है सर, टेम्परेचर हमेशा किस में लिया जाएगा, केल्विन में। जिंदगी में कभी भी मौका मिले भैया हमेशा केल्विन में लेना है, और केल्विन में डिग्री सेल्सियस से 273 ऐड कर देते हो तो किस में आ जाते हो, केल्विन में आ जाते हो। ये रिलेशन याद रखिएगा। अगर आपको आंसर या क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस दिया है तो 273 ऐड करके उसको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। डिग्री सेल्सियस देके किस में कन्वर्ट करिएगा, केल्विन में। या फिर अगर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 करेंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन आ जाता है। डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 किस में आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में। टेम्परेचर का स्केल भाई देखो क्रैश कोर्स में ऐसे देखो सारी चीजें, एक भी चीज छूटेगी नहीं, लेकिन हाँ अब सोचो एकदम टेम्परेचर पे 4 न्यूमेरिकल करें वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब आपको ये चीज बेसिक है, आप 11-12 से या मतलब थोड़ा बहुत आपको आता है। डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करोगे केल्विन, हमेशा टेम्परेचर किसमें पुट करना है, केल्विन में। अगर फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस का रिलेशन पूछे ये लगा देना। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज आर। आर की वैल्यू भैया सीख लो, ये आज बता रहा हूं अब क्योंकि हर एक चैप्टर में यूज होगा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में भैया देखना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैसा होता है, सुनना ध्यान से। इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन, 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। ये कब लेंगे ध्यान से देखिएगा इसको। अच्छा इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल के लिए 25/3 भी कर सकते हैं। आप इस न्यूमेरिकल्स जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं तो इस वैल्यू को पुट कर लेना, जल्दी आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये कब लेते हैं, जब आपका प्रेशर क्या हो, पास्कल में हो। प्रेशर क्या हो, पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो। क्यों, क्योंकि सर प्रेशर क्या होना चाहिए, पास्कल या न्यूटन, एसआई यूनिट में, और ये एसआई यूनिट है जूल। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, मीटर क्यूब में होना चाहिए। जब दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, जब दोनों के दोनों एसआई यूनिट में होंगे तभी लेंगे। अच्छा किसने बोला सर आर की वैल्यू ये है। आर की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, 0.0821 दैट इज लीटर एटीएम या बार बोल दें पर मोल पर केल्विन। सर इसकी वैल्यू को आप शॉर्टकट में लेने के लिए 1/12 ले लेंगे जब आपका प्रेशर क्या हो। ध्यान सुनिएगा, ये वैल्यू कब लेंगे, जब आपका प्रेशर किस में हो, प्रेशर किस में हो, एटीएम में हो। जब प्रेशर किस में हो, एटीएम में हो या बार में हो। वॉल्यूम किस में हो, लीटर में हो। वॉल्यूम किस में हो, लीटर में हो, तब ये वैल्यू लीजिएगा। और इसकी लास्ट वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये कब लेंगे, जब सीजीएस यूनिट हो आपके पास, सीजीएस यूनिट हो तब लेंगे। आर की ये दो वैल्यूज, 3 वैल्यूज ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज इसको याद रखिएगा। और अभी से लेकर टिल योर एग्जाम हॉल कब कौन सी आर की वैल्यू यूज करनी है बेटा, इससे ईजी तरीके से नहीं बताई जा सकती। प्रेशर का यूनिट देखो, वॉल्यूम का यूनिट देखो, समझ जाओ। अगर ऐसा यूनिट बोलेगा तो जूल लेना है, 8.314 ले लेंगे या 25/3 ले लेंगे। या फिर अगर प्रेशर का वॉल्यूम, प्रेशर का यूनिट एटीएम दिया है, वॉल्यूम लीटर में दिया है, तो उस केस में इसकी वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन आ जाएगी। पक्का। तो ये प्रेशर पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ये गैसेस फॉलो करते हैं। गैस के केस में जो प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है किसी गैस के लिए, वो ऐसे फॉलो करते हैं। पक्का। अब यहीं पर आपको अलग अलग टाइप के लॉज भी बता देता हूं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो तुम क्या बोल सकते हो कि सर प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। P इंटू वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसी को पहले के टाइम पे हम लोग क्या बोलते थे, इसी को बोलते हैं बॉयल्स लॉ। ये लॉ था पहले। सर अगर मैं बोलूं कि क्या क्या कांस्टेंट है,
वॉल्यूम प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम बाय टेम्परेचर इज नथिंग, वॉल्यूम बाय टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और इसको हम लोग क्या बोल देते थे, चार्ल्स लॉ बोल देते थे, इसको हम लोग क्या बोल देते थे, चार्ल्स लॉ बोल देते थे। एट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गया, तो प्रेशर बाय टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, प्रेशर बाय टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट इज, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, गेलुजाक्स लॉ बोल देंगे, गेलुजाक्स लॉ बोल देते थे, गेलुजाक्स लॉ हो जाएगा ये लॉ। और लास्ट में अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट रहा तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एवोगाड्रोस लॉ बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एवोगाड्रोस लॉ बोल देते हैं। तो ये बेसिक चीज याद रखिए गैसेस के केस में। सर पूरी गैस की कहानी आपको स्टेट्स ऑफ मैटर का एक पूरा छोटा सा व्यू, क्योंकि अब स्टेट्स ऑफ मैटर है नहीं, जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे नहीं गए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से, तो इसीलिए हमने इसको इस तरह से पढ़ लिया कि भैया आइडियल गैस इक्वेशन में गैस का इक्वेशन क्या फॉलो करता है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। सर टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट है, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इधर का पूरा टर्म ही कांस्टेंट हो गया ना, पूरा टर्म कांस्टेंट। सर एक बार बोल रहा है कि सर प्रेशर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, टी, या बोल सकते हैं v बाई टी इज अ कांस्टेंट। सिमिलरली एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, एक बार नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गया। सर देख लो पक्का ये याद रखिएगा, जो एवोगाड्रोस लॉ है ना ये बड़ा खतरनाक सा है। एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सर कब, ध्यान सुनिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है ना ये फ्लक्चुएट करता है, वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। अब सर यही चीज को आपको याद रखना है कि जब आपसे कोई बोल दे, इसी को क्या बोलते हैं कि सर यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोला जाता है मोलर वॉल्यूम, इसी को हम लोग बोल देते हैं मोलर वॉल्यूम, जिसको हम लोग वीएम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मोलर वॉल्यूम क्या है, तो भैया कुछ नहीं, मोलर वॉल्यूम क्या है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 mole of any gas at constant temperature and pressure। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो वॉल्यूम ऑफ मोल्स होंगे उन्हीं को क्या बोल दिया जाएगा, मोलर वॉल्यूम। सर ये मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू 22.4 लीटर्स होती थी, या फिर हम इसको बोल दें 22,400 सेंटीमीटर क्यूब होता था, या फिर इसी को बोल दें ml होता था। अगर मैं बोलूं इसको कि सर ml होता था, या फिर इसी को बोल दूं कि सेंटीमीटर क्यूब होता था। ये वॉल्यूम कब आती थी, जब आपका टेम्परेचर कितना हो जाए सर 273 केल्विन, कितना हो जाए 273 केल्विन, एंड प्रेशर कितना हो 180। ये पहले के टाइम पे यही यूज करते थे, ओल्ड एसटीपी यही था, ओल्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो था ना वो यही था। ओल्ड एसटीपी क्या था, यही था, ओल्ड एसटीपी 22.4 था, 22.4 लीटर को ही मोलर वॉल्यूम बोलते थे। इसको हम लोग लेके चलते थे मोलर वॉल्यूम, किसी भी गैस का, कोई भी गैस हो, उसमें नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन, कोई गैस कितना भी हेवी गैस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका प्रेशर और टेम्परेचर जब ये रहेगा, टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स रहेगा, तो उसका वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन अब क्योंकि नया रेगुलेशन आ गया है तो वहां पर ये वैल्यू थोड़ी चेंज हो गई है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 22.7 लीटर्स, या फिर हम बोल देते हैं 22,700 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर ml, या फिर सीसी इसको बोलना था, और सीसी जब क्या हो जाए, ध्यान से देखना, जब टेम्परेचर तो सेम रहे 273 केल्विन, लेकिन प्रेशर क्या हो, थोड़ा सा चेंज हो जाए, कितना हो जाए 1 बार हो जाए। इस कंडीशन पे ये आज के टाइम पे न्यू एसटीपी है, एसटीपी नया एसटीपी आज के टाइम पे डिफाइन किया गया है। आपको एग्जाम हॉल में हो सकता है ऑब्वियस नई एनसीईआरटी में ये वैल्यू आ गई है तो नई एनसीईआरटी की वैल्यू से क्वेश्चन पूछ ले, अगर नहीं पूछेगा तो कैलकुलेशन में तुम ये भी यूज कर सकते हो, कोई बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने बोला है कि अगले 10 साल में ये मान सकते हो कि ये वाली वैल्यू भी चलेगी, अगले डिकेड तक। एनसीईआरटी की देखो तो लाइन में लिखा भी है कि नेक्स्ट डिकेड तक हम इसको कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाले ने पूछा तो आप ये भी जानते हो, ये ना हो कि फिर आंसर क्या आ जाएगा 22.7।
ठीक है, ये देख लो अपने पास मोलर वॉल्यूम की वैल्यू, अपने पास मोलर वॉल्यूम की वैल्यू 24.8 लीटर्स ले सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 22,800 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर ml, या फिर सेंटीमीटर cc। जब आपका ध्यान से देखना, जब आपका टेम्परेचर कितना हो जाए 298 केल्विन एंड प्रेशर कितना हो जाए सर, प्रेशर 1 बार। इसको आज के टाइम पे इसको बोलते हैं, ये मोलर वॉल्यूम अलग अलग टेम्परेचर पे आ रहा है, SATP, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देख लेना मोलर वॉल्यूम 3 अलग अलग आए, अलग अलग कंडीशन पे। अब एग्जैक्ट वैल्यू पे मत जाना, एनसीईआरटी में देखो 24.78 लिखा है, तो 24.8 ले लो। तुम्हें अभी भी कैलकुलेशन के लिए किसको यूज करोगे भाई? मैं तो तुम्हें बोलूंगा यही यूज करना है, मैं खुद वही यूज करूंगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में आएगा तो मैं इसके बदले अगर थोड़ा बहुत चेंज होगा तो 22.7 कर लूंगा, क्योंकि वो यूज करना आसान है, कैलकुलेशन करना आसान है। कोई किताब पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, सब में 22.4 का वैल्यू दिया है, 22.7 नया वैल्यू है, तो अभी उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे। तो आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसको लेके आप कैलकुलेशन कर लीजिए। कोई बोले सर ये सब वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये सब वैल्यू कहाँ से आ रही है? बेटा ये क्या था, PV = nRT। यहाँ प्रेशर पुट करो, टेम्परेचर पुट करो, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करोगे, ये टेरेस्ट्रियल टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा, यही वॉल्यूम होगा। तुम्हें निकालना नहीं है, हर एक जगह कैलकुलेट नहीं करना। तो मतलब याद रखिए, कोई भी गैस हो, किसी भी टाइप का गैस हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर और प्रेशर पे। अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज किया, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो रही है? फ्लक्चुएट कर रही है, चाहे थोड़ा सा ही चेंज क्यों ना कर दो। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो? तो ये देख लीजिएगा। अच्छा, अब कोई पूछ दे सर मोलर वॉल्यूम दिया है, तो याद रखिएगा गैसेस के केस में नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक तरीका और होता है। अगर गैस है तो ये सॉलिड और लिक्विड में मत करना, क्योंकि इसीलिए मैं अलग पढ़ा रहा हूं। कल कोई मेरे से बोल रहा सर बता देते उसी टाइम, इसीलिए नहीं बताया क्योंकि तुम ये फॉर्मूला पता है किसके लिए यूज करते हो, तुम्हारे दिमाग में आता अच्छा सर ना, अभी एक सब जगह समराइज भी करूंगा, मिक्स करूंगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा, अरे सर हाँ सर आप तीनों फॉर्मूला एक साथ लिख रहे हो। लोग भूल जाते हैं कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ ये जो चीजें हैं गैस के लिए वैलिड है, सॉलिड लिक्विड के लिए वैलिड मत कर देना। सर वाटर के ऊपर फॉर्मूला लगा देते हैं लोग, इसलिए ये इसका फॉर्मूला वाटर लिक्विड के ऊपर लगा देंगे। वाटर एज अ गैस है तो गैस के ऊपर लगेगा ये फॉर्मूला, लेकिन लिक्विड के ऊपर कभी ये फॉर्मूला नहीं लगता। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है एक्स का, तो कुछ नहीं, उसका क्या कर दीजिए, गिवन वॉल्यूम लिख दीजिए, गिवन वॉल्यूम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक तरीका और आ जाता है हमारी लाइफ में सर ये, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है सर? गैस के लिए वैलिड है, सॉलिड लिक्विड के लिए वैलिड नहीं होता है, सॉलिड लिक्विड के लिए वैलिड नहीं होता है। पक्का हो जाएगा। चलो नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब सर ये देखना 3 तरीके आ गए। अच्छा यहां से अब चलो 1-2 क्वेश्चन कर लेते, अब कल और आज को मिला के क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला, सर इसके मोल्स निकालने हैं। चलिए वॉल्यूम दिया है, जब कुछ नहीं दिया है तो आपको यही लेना है। अब इन तीनों के केस में आप देखेंगे CO2 के मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या सेम रहेगा? क्या सेम रहेगा? क्या तीनों के केस में नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला सेम लेंगे क्या? CO2 अब इतना तो पता है ना, CO2 गैस होता है, तो CO2 गैस है, तो गैस के केस में नंबर ऑफ मोल्स, अगर वॉल्यूम दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे सर? जो वॉल्यूम दिया है डिवाइडेड बाय जो मोलर वॉल्यूम है, जो मोलर वॉल्यूम है कितना हो जाएगा सर? ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.1 मोल हो जाएगी। सर इसके केस में निकालिए, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालना है, तो कुछ नहीं, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे तो सर आपको जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं डिवाइडेड बाय क्या करने वाले हैं आप? तो सर इससे डिवाइड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, 1/2 मोल्स हो जाएंगे। क्योंकि पार्टिकल्स दिए हैं तो पार्टिकल्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, मास दिया होगा तो मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं, और गैस के केस में वॉल्यूम दिया होगा तो गैस के केस में वॉल्यूम निकालने, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। यहां पर इसको किससे डिवाइड करेंगे? पक्का हो जाएगा सर।
अब ध्यान से सुनना, कभी भी आपस में इंटर रिलेशन करने को पूछे, अगर आपस में इंटर रिलेट करने को पूछे, या चलो पहले इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करो फिर बताओ। इसका मास निकालना है, 11.2 लीटर ऑफ CO2 का मास निकालना है। आराम से वीडियो पॉज करके सोचो कैसे निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो मास ऑफ 11.2 लीटर ऑफ CO2। क्या कोई तरीका है क्या डायरेक्ट निकालने का? क्या कोई तरीका है क्या डायरेक्ट निकालने का? नहीं सर, आपको सिंपल सा पहले क्या करना पड़ेगा, आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। क्यों? क्योंकि सर आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स पता है ना, तो आप इसको कहीं रिलेट कर सकते हो, 1/2 मोल आ जाएगा CO2 का। मुझे CO2 का फॉर्मूला देख के पता है कि CO2 का मोलर मास कितना होगा, CO2 के एक मोल का मास कितना होगा। सर कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 44, सर टोटल एक मोल का मास कितना होगा 44 ग्राम। तो क्या अब मैं निकाल सकता हूं मास ऑफ CO2? मास ऑफ CO2 निकाल सकता हूं। एक मोल का मास कितना है 44, आधे मोल का मास कितना हो जाएगा 22 ग्राम हो जाएगा। क्या आधे मोल का मास कितना हो जाएगा 22 ग्राम हो जाएगा। तो मास ऑफ CO2 ये हो जाएगा, हो जाएगा सर। नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, मास ऑफ CO2 निकाल दो, क्वेश्चन करते रहो, श्योर हो चीजें हो जाएंगी। कैलकुलेट द मास ऑफ 11.2 लीटर्स ऑफ CO2, ऐसे निकाल ले पक्का। लेकिन एक बात बताओ, अब कभी भी एग्जाम हॉल में कभी भी क्वेश्चन आए ना, तो एक वाई मैप याद रखिएगा। क्या है वाई मैप? ध्यान से देखिएगा। सबको, मास हो चाहे वॉल्यूम हो, सर सबको कनेक्ट कौन करता है? ध्यान से देखिएगा, सबको कनेक्ट कौन करेगा? मोल। कैसे? ध्यान से देखना। अगर आपको मास गिवन है, अगर आपको मास गिवन है, अगर आपका मास गिवन है, या फिर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, अगर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, या फिर अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम किसके लिए? गैस के लिए। अगर ये तीन चीजें दी गई हैं और मैं पूछ दूं आपस में कि सर वॉल्यूम दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, वॉल्यूम बताओ, मास दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ, डायरेक्ट जाने का कोई रास्ता नहीं है। आपको कहां आना पड़ेगा? अगर मास दिया है ना और पूछूं कि नंबर ऑफ मोल्स चाहिए या पार्टिकल्स चाहिए, तो पहले आपको मास से कहां आना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे कैसे? सर डिवाइडेड बाय क्या कर दें? मोलर मास कर दें। डिवाइड बाय क्या कर देंगे? मोलर मास कर देंगे। सर मास दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय मोलर मास। अच्छा उल्टा जाना हो तो, अगर मोल दिया है मास निकालना हो तो सर जाते टाइम डिवाइड कर रहे हैं तो आते टाइम क्या करेंगे? मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या? अगर आपको मोल दिया है तो मोलर मास के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मोलर मास से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ये देख लो, अगर मैं तुमसे बोलूं, ध्यान से देखना, अगर पार्टिकल्स दिए हुए हैं, पार्टिकल्स से मोल निकालना है, अगर पार्टिकल्स से मोल निकालना है तो डिवाइडेड बाई क्या कर दो? एवोगाड्रो नंबर कर दोगे। एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें। क्यों? क्योंकि सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स से अगर मोल निकालना होता है तो आपको क्या करना होता है? एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना होता है। लेकिन अगर जाना हो, मोल्स दिए हो, पार्टिकल्स निकालने हो, तो उस केस में मल्टीप्लाई कैसे करते हो? सर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो। उस केस में किससे मल्टीप्लाई कर देते हो? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो। पक्का? सर देखिएगा, वॉल्यूम दिया है, मोल्स निकालना है तो किससे डिवाइड करेंगे? मोलर वॉल्यूम से। किससे डिवाइड करेंगे? मोलर वॉल्यूम से। लेकिन अगर उल्टा आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। प्लीज आप एक बार देखिए और खुद से सोचिए, क्योंकि अब इसके बाद क्वेश्चंस की लाइन लग जाएगी। आपस में कोई भी रिलेशन पूछ दे, किसमें कितने पार्टिकल्स हैं, किसमें कितने वो हैं, सब कुछ आप निकाल सकते हैं अगर आप दिमाग में बिठा लिया कि मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता, मुझे आपस में कन्वर्ट करके ही जाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं जा पाऊंगा। तो आपका विद इन सेकंड आपके क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे। मास से मोल निकालो, मोल से पार्टिकल्स निकालो, मास से मोल निकालो, वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम से मोल निकालो, मास निकालो, वॉल्यूम से मोल निकालो, पार्टिकल्स। मतलब मोल 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 मोल, ये याद रखिएगा, ये कॉमन है, बाकी सब कुछ साइड से आता रहेगा, जाता रहेगा। पक्का हो जाएगा सर? श्योर हो? किसी को किससे कन्वर्ट कर लो, किसी को किससे कन्वर्ट कर लो, अभी विद इन सेकंड आप ही आंसर निकालोगे। मैं क्वेश्चंस की लाइन लगाने वाला हूं, आप देख लो। हाँ, गैसेस का मोलर वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करेगा।
चलो भाई, अब क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाओ। इन सबके आपस का इंटर रिलेशन का क्वेश्चंस करना चालू करते हैं, ठीक है। अगर मास दिया है, वॉल्यूम पूछेगा तो क्या करना है, डायरेक्ट जंप नहीं करना, मोल निकालिए फिर वॉल्यूम पे जाइए। वॉल्यूम दिया है, मोल निकालिए फिर पार्टिकल्स, ये सब चीजें करते चलते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लाता हूँ, उसमें कुछ PYQs हैं, कुछ अलग से क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे अभी कभी ट्राई करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन कर लिया है, मोल्स की 3 फॉर्मूले हमारे पास आ चुके हैं। चाहे मास दिया हो तो निकाल सकते हैं, पार्टिकल्स दिया है तो निकाल सकते हैं, वॉल्यूम दिया है गैस के केस में तो निकाल सकते हैं, और इनके आपस का इंटर रिलेशन भी हमने पढ़ लिया है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ O3? O3 का मास निकालिए। वीडियो पॉज करके जो लोग करना चाहते हैं प्लीज अटेम्प्ट कीजिए। सर O3 का मोलर मास क्या होगा? सर 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 48 ग्राम, यही इसका मोलर मास होगा। एक मोल का मास 48 है, तो सर मास ऑफ O3 निकालना है। मास ऑफ O3 निकालना है, कैसे निकालेंगे सर? 0.5 इंटू 48, जितने मोल्स हैं कितना हो जाएगा? 24 ग्राम। कोई बोले सर कैसे? अरे भाई अभी फॉर्मूला दिया, मास निकालना है, ध्यान सुनना, मास निकालना, मोल दिया था, क्या निकालना था? मास। तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया? किससे मल्टीप्लाई कर दिया? मोलर मास से। किससे मल्टीप्लाई किया? मोलर मास से। सर देख लो, मोल्स दिया था, मास निकालना है, किससे मल्टीप्लाई कर दिया? मोलर मास से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? मोलर मास से। पक्का? अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान सुनिएगा। मॉलिक्यूल्स दिया है, प्लीज बेटा जो लोग वीडियो पॉज कर करना चाहते हैं प्लीज वीडियो पॉज कर करो। मॉलिक्यूल्स दिया है, मास निकालना है। मॉलिक्यूल्स दिया है, मास निकालना है, कैसे निकालोगे सर? मॉलिक्यूल से पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। सर वो कितना दिखेगा? 18.066। जो लोग वीडियो पॉज करे करेंगे प्लीज अटेम्प्ट कीजिएगा। जो साथ साथ में आप सॉल्यूशन देख रहे भाई, आप सॉल्यूशन देख लीजिए, लेकिन जितना हो सकता है वीडियो पॉज कर करके अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन लिखने से ज़्यादा ये PDF सेव कर लीजिएगा, आप आराम से जब मर्जी तब अटेम्प्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे फिर आप लिखते रह जाएंगे, 1.5 घंटे की क्लास 4 घंटे की हो जाएगी फिर, ठीक है। ये देख लीजिए, 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या हो जाएगा सर? ये कैंसिल आउट, ये कितना हो गया? 3 हो गया। सर कितने मोल्स आ गए? 3 मोल्स। क्या इससे मास आ सकता है? मास ऑफ अमोनिया कैसे निकालेंगे? तो सर मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो? उसके मोलर मास से। सर 17 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ अमोनिया। कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का दिया हुआ है, कितना आंसर आ जाएगा? 51 ग्राम। कितना आंसर आ जाएगा? 51 ग्राम। मास दिया है, वॉल्यूम निकालिए। मास दिया है, वॉल्यूम निकालिए। कैसे निकालेंगे? निकालिए, आपको ही पता है। नंबर ऑफ मोल्स कितना निकालेंगे? पहला सबसे बेसिक सी चीज, सर मास से वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं आ सकता, डेंसिटी वेंसिटी का चक्कर तो यहां है नहीं, तो मास से वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं आता। आपको क्या करना पड़ेगा? पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? 4.4 अपॉन 44 कितना हो गया? 0.1 मोल। सर इतने मोल्स आ गए। अब जब इतने मोल्स आ गए, सर मोलर वॉल्यूम से वॉल्यूम ऑफ CO2 निकाल सकते हैं। सर 1 मोल की वॉल्यूम नॉर्मल केस में कितनी होती है? 22.4 लीटर्स। तो सर इसकी कितनी हो जाएगी? 2.24 लीटर्स। कितना आंसर आ जाएगा? B इज द करेक्ट आंसर। बाकी लोग प्लीज अपने स्क्रीन पे वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करते चाहिए। मास से वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम से मास निकालना है, सबके लिए मोल्स निकालना पड़ेगा, फिर आएगा। बहुत ही प्यारा और सुंदर सा क्वेश्चन। ये नए वाले टर्म पे बेस्ड है, ये नए वाले टर्म पे बेस्ड है। 22.7 का आधा करोगे तो 11.35 मिलता है। ये बोल रहा है कि 11.35 लीटर ऑफ अ गैस एट STP वेज 14 ग्राम। 11.35 लीटर का मास ऑफ गैस का मास कितना है? सर इसका मास कितना है? सर 14 ग्राम है। सर ये इसका मास दिया हुआ है, सर ये इसका मास दिया हुआ है, तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा? 14 अपॉन 11.35। और अगर मैं बात करूं 22.7 लीटर्स का, क्यों? क्योंकि सर 1 मोल का मतलब कितना वॉल्यूम हो गया? 1 मोल का मतलब कितना वॉल्यूम हो गया? 22.7 से ये 2 टाइम्स हो गया। सर ये कितना आ जाएगा? 28 ग्राम। ये क्या होगा सर? किसी गैस का मोलर मास होगा। कौन सा गैस है जिसका मोलर मास 28 ग्राम होगा? कैलकुलेट करके देखो, N2 का भी मोलर मास 28 आएगा, CO का भी मोलर मास 28 आएगा। 12 + 16 28, 14 2 28। निकाल लो। आपको गैस भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। कैसे सर? आपको कैसे पता? अरे भाई 1 लीटर का ये क्या था? मोलर वॉल्यूम था क्या? VM क्या था? 22.7 था। 22.7 इज व्हाट? VM है। 22.7 लीटर इज व्हाट? मोलर वॉल्यूम। जो मोलर वॉल्यूम का मास होगा वही आपका क्या होगा? मोलर मास होगा। निकाल देना। पक्का? चलिए
फिर से मास दिया है, वॉल्यूम निकालना है, मास दिया है, वॉल्यूम निकालना है। मास से वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो सर कुछ नहीं, एनटीपी एसटीपी आप सबको बराबर लेके अभी के लिए चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 1/16। सर वॉल्यूम ऑफ O2 कितना हो जाएगा? 1/16 इंटू 1/16 इंटू क्या हो जाएगा? 1/16 इंटू कितना आ जाएगा? 22.4 लीटर्स। सर अब ये कैलकुलेशन आप करेंगे 11.2 डिवाइड बाई 8 1.4 के आसपास आ जाएगा, 1.4 लीटर के आसपास। क्या आंसर आ जाएगा? 1.4 लीटर के आसपास। ध्यान से देखिएगा सर, कितना मास CO2 का लेंगे कि दोनों का मॉलिक्यूल सेम हो, सेम मॉलिक्यूल्स हो, मॉलिक्यूल्स सेम होंगे सर, सेम मॉलिक्यूल्स होंगे। इसका मतलब कि सर मॉलिक्यूल्स अगर सेम है तो इसका मतलब आपके मोल्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, क्योंकि मोल्स सेम होगा तभी आपके मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, क्योंकि मोल्स से मॉलिक्यूल्स में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एवोगाड्रो नंबर से, वो कांस्टेंट है। तो याद रखिएगा, कभी भी आपको बोल दिया जाए इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस, याद रखिएगा इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस, equal volume of gas contains equal moles and equal molecules and equal molecules। अगर कोई गैस है तो उसके इक्वल वॉल्यूम का मतलब मॉलिक्यूल्स। ये ध्यान रखिएगा। पहले हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में इसको एवोगाड्रोस लॉ कर देते थे, स्टेट्स ऑफ मैटर में इसको हम लोग एवोगाड्रोस लॉ बोल देते थे। आज के टाइम पे अब स्टेट्स ऑफ मैटर हट गया है, तो इसलिए यहीं पे करवा देता हूँ। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस, उसके पास अगर वॉल्यूम इक्वल है तो उसके मोल्स इक्वल होंगे और उसके मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे। अपोजिट भी सोच सकते हो, अगर मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं तो वॉल्यूम इक्वल होगा, मोल्स इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे सेम मॉलिक्यूल्स बोला गया मतलब सेम मोल्स होने चाहिए, और सेम मोल्स होने चाहिए मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इक्वल्स टू नंबर ऑफ अमोनिया। सर देखिएगा अमोनिया के मोल्स कितने आएंगे? 4, 16, 8/14। अब सर नंबर ऑफ मोल्स आ गया, मास ऑफ CO2 कैसे आएगा? सर मास ऑफ CO2 1 ग्राम, 1 मोल का मास कितना है? 44, तो इसका कितना हो जाएगा? 176 ग्राम। कितना आ जाएगा? 176 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 176 ग्राम आ जाएगा। पक्का? निकाल दो, हो जाएगा, श्योर हो? चलिए भाई देखिएगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, याद करो AMU का कॉन्सेप्ट, AMU का कॉन्सेप्ट। AMU से आप डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते। AMU से क्या निकल के आएगा? HNO3 का, देखना HNO3 का मास कैलकुलेट करोगे तो HNO3 का मास कितना होगा? हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 × 3। सर ये कितना हो गया? 1 + 14 + 48 दैट इज इक्वल्स टू 63 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 63 हो गया HNO3 का। एक बात बताओ, एक बात बताओ, HNO3 के केस में नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मैं पहले क्या निकालूंगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि सर 63 AMU, 63 AMU में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 1, तो 126 अपॉन, अगर AMU से AMU करूंगा, AMU से AMU करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे। याद रखिएगा 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे, मोल्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ ग्राम नहीं लिया है आपने, यहाँ ग्राम नहीं लिया है, AMU में मास दिया है तो AMU से निकाल दिया। और अब कोई पूछे नंबर ऑफ मोल्स बताइए, तो मॉलिक्यूल्स पता है कितना है? 2। जितने गिवन मॉलिक्यूल्स हैं डिवाइड बाई क्या कर दीजिएगा? एवोगाड्रो नंबर कर दीजिएगा। डिवाइड बाई क्या कर देंगे? एवोगाड्रो नंबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। डिवाइड बाई क्या करेंगे? एवोगाड्रो नंबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यही ऑक्सीजन एटम्स का मोल्स है, यही आएगा मोल्स। देखो बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस लेके आए हो भाई साहब। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दिस, डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या? नहीं, आपको एक ही तरीका है, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, फिर आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हैं, तभी आप निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे? सर इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, H2SO4 कितना हो जाएगा? 49/98। सर ये 1/2 मोल्स आ जाएगा। कोई मेरी कैलकुलेशन से फ्रस्ट्रेट हो रहा हो तो आई एम सो सॉरी, आप खुद की कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि अब एग्जाम पास में है तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा। अब ये सब चीज़ें 98 ये सब मासेस कुछ कॉमन हैं जो याद होनी चाहिए, जैसे यूरिया का, ग्लूकोज का, H2SO4 का, CO2 का, H2O का, ये सब के कुछ मोलर मास आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक है ना? अब कोई बोले 98 सर कैसे आया? ऑब्वियस सबके मोलर मास ऐड करोगे आ जाएगा। कोई बोले सर इसका मतलब 1/2 मोल्स ऑफ H2SO4 हो गया, सर इसका मतलब कितने एटम्स होंगे? सर पहली बात याद करो, ये सर एटम है या मॉलिक्यूल है? पहले ये बताओ,
H2SO4 क्या है, मॉलिक्यूल्स है, तो सबसे पहले इसको किस में तोड़ेंगे, मॉलिक्यूल्स में तोड़ेंगे। सबसे पहले इसको किस में तोड़ेंगे, मॉलिक्यूल्स में तोड़ेंगे। 1/2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स कर देंगे, 1/2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स कर देंगे, पक्का 1/2 Na इंटू मॉलिक्यूल्स कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, अब किसने पूछ दिया एटम्स बताइए, कल याद करो इसमें टोटल एटम्स पूछ रहा है, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलग अलग नहीं पूछ रहा है, एक बार में टोटल एटम्स पूछ रहा है। H2SO4 की एटॉमिसिटी बताइएगा, H2SO4 की एटॉमिसिटी कितने एटम्स हैं इसमें, हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4, टोटल कितने हैं 7, एटॉमिसिटी कितनी है 7। सर अगर आपको मॉलिक्यूल्स दिया है, एटम निकालना है तो कल की क्लास याद कीजिए, मॉलिक्यूल्स दिया है, एटम निकालना है तो कल की क्लास याद कीजिए, हमने क्या पढ़ा है, इतने एटम्स हो जाएंगे क्या, कैसे किया सर, जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो सर, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो सर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एटॉमिसिटी से। क्या आंसर आ जाएगा मेरा, सी आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। यहां देखिएगा फिर से, अब ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करे करिए, क्योंकि अभी जस्ट इसके ऊपर ही एग्जाम्पल दिया है, आप इसके एग्जाम्पल को फिर से समझिए और फिर से इसको कीजिए अटेम्प्ट। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2, ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे सर, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दें। कभी भी कोई भी आपको निकालने को बोले, सबसे पहला काम ये काम करना। सर CO2 क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है, सर CO2 क्या है, मॉलिक्यूल है, मतलब इसको मैं 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूं। ये क्या लिख रहा हूं, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 लिख रहा हूं। सर ये मॉलिक्यूल्स आ गए, अब कोई बोले एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बताइए, तो सर ऑक्सीजन के एटम कैसे निकालेंगे, सर मॉलिक्यूल से एटम निकालना है, कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल से एटम निकालने के लिए क्या करने वाले हैं सर, कुछ नहीं, इसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका आंसर आ जाएगा। 6 × 2 12, 12 × 1/10 1.2 × 10⁻23 इतने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, इतने एटम्स के ऑक्सीजन के होंगे। ऑक्सीजन के एटम्स ऐसे निकालिए। आपको एक सिंपल सा लिंक पता होना चाहिए कि भैया आप जब भी करने जाएंगे एटम से निकालेंगे और कहीं से नहीं निकालने वाले। अब ये देखिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं एक बार आप सब लोग, ऑक्सीजन एटम्स निकालना है, यहां ऑक्सीजन एटम में ही दिया है तो फिर तो आप एटम ही निकाल देंगे, यहाँ मॉलिक्यूल दिया है। आप एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर एक प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। प्लीज वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिए, अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या होगा सर, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 1/16, ये मोल ऑफ ऑक्सीजन आ गया, तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, इसमें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 1/16 × Na एटम्स। कैसे, क्योंकि सर ये तो सीधा सीधा मोल है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, तो इसमें तो डायरेक्ट एटम ही आना है। यहां पर देखोगे तो ये कितना आएगा, 1/32 मोल्स ऑफ O2 आएगा, और इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 1/32 × Na, ये क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स आएगा किसका, ये क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स आएगा किसका, O2 का, ये क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 आएगा। और सर अगर आपसे कोई पूछ दे, अब आपसे कोई पूछे एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बताइए, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बताइए, तो कैसे डिसाइड करेंगे, 2 × 1/32 इंटू क्या दे देंगे, Na। सर क्या हो गया, 16 हो गया, Na/16 हो गया। देखना ये दोनों इक्वल हो गए क्या। कोई बोले सर आप यहाँ मॉलिक्यूल क्यों ले रहे हो, क्योंकि O2 क्या है, मॉलिक्यूल है ना भाई, कल ही तो पढ़ा है, मोर देन 1 एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल, तो कर दो। किसने बोला सर इसके कैसे बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन का बताइए, तो सर ये क्या है, 1/48 मोल ऑफ O3 हो जाएगा, O3 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/48 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ O3। O3 इज मॉलिक्यूल, ऑब्वियस है, यहाँ आपको एटम निकालने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। सर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ एटॉमिसिटी कितनी है, 3 है, 3 × 1/48 इंटू क्या कर देंगे, Na कर देंगे, सर ये क्या हो जाएगा, 16 Na/16। देखेंगे सब जगह ऑक्सीजन के एटम्स कितने आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल हैव सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, सबके पास सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आ रहे हैं, एंड दैट इज Na/16। पक्का, ये इस टाइप के क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा कि भैया ये क्वेश्चंस तो मैं करूंगा ही करूंगा। अब आपको एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में लेके जाता हूं मैं आपको, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, फिर एक नई चीज बताऊंगा आपको। ये सबके कॉम्बिनेशन, फिर से ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, सबके एटम्स निकालने,
मैक्सिमम एटम्स किस में है? तो पहले ये देखो, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है, तो डायरेक्ट एटम मिल जाएगा, मॉलिक्यूल है। तो पहले किसका? नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, फिर क्या निकालोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और फिर किससे निकालोगे? नंबर ऑफ एटम्स। यहां पर एटॉमिसिटी टोटल कितनी हो जाएगी? 14। यहां पर एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। यहां पर तो सर एटम ही है, यहां पर 3 नंबर ऑफ एटम्स। वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो। मैं मान के चलता हूं आपने वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब रिकॉर्डेड बैच में ये फ़ायदा भी है और ये लॉस भी है कि अब मुझे पता ही नहीं आप कितने देर में कर रहे हो, लेकिन हाँ मान ले रहा हूँ अपने को क्या है, मान ले में क्या जा रहा है, मान ले रहा हूँ कि सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं एकदम सिंसियरिटी के साथ, एकदम सब धड़ल्ले से पढ़ाई कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? एन इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे क्या? T4H10 के। और ध्यान से देखोगे तो एटम्स कितने होंगे? तो एटम्स के लिए क्या करें सर? जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 14 से। क्यों? क्योंकि सर टोटल एटॉमिसिटी कितनी है? 14 है। यहां देखोगे तो यहां पर क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आएगा 1/28 मोल आ गया N2 का। और इसी को क्या लिख देंगे? 1/28 इंटू Na, मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 आ जाएगा। और इसी को अगर एटम्स में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दें? 1/28 इंटू Na, इंटू क्या हो गया? 2। कितना हो गया? Na/14 एटम्स। इसके केस में तो सर डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag निकालेंगे, 1/108 ग्राम आ जाएगा, ये मोल्स ऑफ Ag आ जाएगा। और Ag सीधा सीधा एटम ही दे देगा, क्योंकि ऑब्वियस है Ag इज एटम। तो 1/108 इंटू Na। अब आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट भी नहीं करना, बस आप निकालते चले जाइए। मैथमेटिकली थोड़ा सा स्मार्टली वर्क कीजिए तो आपको पता चल जाएगा 1/18 मोल ऑफ H2O। अब एग्जाम हॉल में इतना सुंदर सुंदर सजा के नहीं लिखोगे, ठीक है? अभी हम लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास इंटू Na एटम्स ऑफ H2O, सॉरी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। इसको क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। और इसी को अगर एटम्स लिखना है तो एटम्स में क्या करेंगे? 1/18 इंटू Na इंटू क्या करें? 3। ये क्या आ गया? Na/6 आ गया। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? Na/14 होगी, Na/108 होगा, या ये देखोगे तो 14 3 कितना हो जाता है? 14 4 अगर मैं 14 4 की बात करूं 1/56 के आसपास, यही होगा शायद, यही होगा पक्का। 56 4 पॉइंट समथिंग, 1/4। Na/4 बड़ा है, Na/108 बड़ा है, Na/14 बड़ा है, या Na/6 बड़ा है? विच वन इज ग्रेटेस्ट? किसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं? शायद Na/4 की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। 14 को डिवाइड करो 50, इसकी वैल्यू अगर कोई चाहता है कैलकुलेट करके निकालने की तो 14/58 निकालोगे, 0.25 आएगा, ये और कम आएगा। तो किसी बड़ी वैल्यू को, जितना बड़ा नंबर आपका ज्यादा होगा नीचे डिनोमिनेटर में, सबसे कम किसका हो जाएगा? इसका। इन दोनों में सबसे कम किसका हो जाएगा? इसका, क्योंकि 14 है, फिर ये है, और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये। तो यही है भाई साहब, यही है, पक्का हो जाएगा सर। तो आप इनको कॉन्सेप्ट में कर वो करते रहिए। मूल कॉन्सेप्ट और ग्राम कॉन्सेप्ट को मैंने कल फिर से बोला था, लास्ट क्लास में बोला था कि मूल का कॉन्सेप्ट कब आया था? जब आपने यूनिट क्या लगाया? ग्राम लगाया। अब दिक्कत क्या होती है ग्राम के साथ कि सर आपने अगर ग्राम एज अ सफिक्स है, सफिक्स मतलब जो लास्ट में आता है, अगर ग्राम एज अ सफिक्स है तब तो वो ठीक है, लेकिन अगर ग्राम किसी का प्रीफिक्स बन गया, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लिख रहा हूं 2 ग्राम ऑफ O2 लिख रहा हूं, तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मास ऑफ O2 कितना है? सर 2 ग्राम है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, मास ऑफ O2 2 ग्राम है। लेकिन ध्यान सुनिएगा, अगर मैं लिख देता हूं 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, अब देखिएगा भाई साहब, सुनिएगा कहानी है क्या। अगर मैं ये लिख रहा हूं, यहां पर ग्राम एज अ प्रीफिक्स काम कर रहा है, किसी के प्रीफिक्स मतलब आगे लगा है किसी के, तो ये पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 मोल मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राम यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इसकी कहानी ये है कि 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 की बात कर रहा है, O2 की बात कर रहा है कौन? यहां पर ये देख लो, यहां पर एक नोट करके एक पॉइंट लिख रहा हूं, या यहीं पे लिख देता हूं, व्हेन G और ग्राम इज यूज्ड एज प्रीफिक्स, अगर वो किसी के आगे आते हैं देन इट रिप्रेजेंट्स
तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मोल्स को, देन इट रिप्रेजेंट्स मोल या फिर एवोगाड्रो नंबर। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी के आगे आते हैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं कहीं लिख देता हूं कि भाई साहब 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब हो गया कि सर पानी है, पानी वाटर का 18 ग्राम मास है। लेकिन अगर मैं यही लिख देता हूं 18 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सर इसका मतलब है कि यहाँ पर 18 ग्राम मॉलिक्यूल्स बोल दिया, मतलब 18 Na मॉलिक्यूल्स हो गया। ये कितना मॉलिक्यूल्स हो गया, 18 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो गया। डिफरेंस देख लीजिएगा, अगर कहीं लिखा हुआ है सर 2 ग्राम एटम ऑफ हीलियम लिखा हुआ है, 2 ग्राम एटम ऑफ हीलियम, इसका मतलब क्या है सर, ये कितना एटम्स हैं, 2 इंटू Na एटम्स ऑफ हीलियम, या फिर हम बोल सकते हैं 2 मोल एटम्स ऑफ हीलियम। ये ध्यान रखिएगा, मोल के कॉन्सेप्ट को ही हम लोग ग्राम की तरह यूज कर सकते हैं। बस ग्राम कब लगाना है, जब वो प्रीफिक्स की तरह हो। जब ग्राम प्रीफिक्स की तरह होगा तो उसको किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल को रिप्रेजेंट करता है, एवोगाड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ग्राम एज अ प्रीफिक्स होगा तो मोल को या एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो। चलो एक क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल CH4, 1 मोल ऑफ CH4 कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 को रिप्रेजेंट करेगा सर, ये कितने मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा, 10 की पावर, या फिर इतने मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा, यही होगा शायद। चलो तो ये तो कट कर दो। कितने हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करे जाए तो कितने होंगे सर, एटॉमिसिटी कितनी है 4 इंटू क्या हो गया Na। हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे 4 Na। और एटम्स ऑफ कार्बन अगर कोई बोल दे तो एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एटम्स कैसे निकालोगे सर, जो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इंटू उसकी एटॉमिसिटी 1 Na। सर देखिएगा इतने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन नहीं सर, 4 टाइम्स होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। 3 ग्राम एटम्स ऑफ दिस, नहीं सर, इसको मैं क्या बोलूंगा 1 ग्राम, ग्राम मतलब ग्राम एटम, ये कितना हो गया 4 ग्राम एटम, ये कितना हो गया 4 ग्राम एटम, और ये कितना हो गया 1 ग्राम एटम हो गया। देख लो सर ये भी नहीं होगा, क्या आंसर आएगा इसका सर, ग्राम देख लो, यहाँ ग्राम एटम है, किसी के आगे लगा है, किसी के आगे लगा है, तो ये मास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोल को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन्स दिस का। चलो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, PV इज इक्वल्स टू एनआरटी, आज ही बताइए ना, PV इज इक्वल्स टू एनआरटी। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन कीजिए, ये देखिएगा, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहे हैं किसके, ऑक्सीजन एटम के, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहे हैं किसके, ऑक्सीजन एटम के। सर देखिएगा ध्यान से क्या आंसर आएगा। पहली बात, ओजोन गैस दिया है तो PV इज इक्वल्स टू एनआरटी लगाएंगे, तो पहली बात यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन कितना आएगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन RT आ जाए, यही निकालो। ओजोन गैस में ये देखिएगा प्रेशर कितना है 8.21, वॉल्यूम कितना है सर 3 लीटर। आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, याद करो, प्रेशर ATM में है और वॉल्यूम लीटर में है, तो यही पुट करेंगे शायद। और टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में नहीं पुट करेंगे भाई साहब, इसको किस में पुट करेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कितना लिखते हैं, 27 + 273 कितना हो जाएगा 300 केल्विन। सर पुट कर दें, ये देखिएगा, ये देखना अपने पास, ये इसको इससे 100 टाइम्स हो गया, 100 से ये 0, 1 मोल आ गया। लेकिन गलती से 1 टिक मत कर देना, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन, ओजोन गैस नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब 1 मोल क्या आया, O3 गैस आया, ओजोन गैस 1 मोल आया। ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे, ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे सर, 1 मोल में कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, ट्रिपल होंगे, 3 मोल्स होंगे। तो देख लो ऑक्सीजन के एटम्स कितने आ जाएंगे 3। आपके पास बहलाने फुसलाने वाले सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक भी आंसर दिया है, आदमी जोश जोश में एक्साइटेड स्टेट में जाके 1 टिक मार देता है। एग्जाम हॉल से बाहर आए, सर 180 में 180 करके आए, और एग्जाम हॉल से बाहर आते आते 5-10 गलत, फिर एग्जाम हॉल के बाद ऐसा होता है कि सर कौन मिलाएगा, सर बढ़िया ही गया है एग्जाम, तो ठीक ही गया है सर, मतलब ठीक है, अब सर रिजल्ट का वेट करेंगे हम, 14 जून का वेट करेंगे। ऐसी गलतियां करोगे तो यही एहसास होगा। यहां पर ओजोन गैस है तो ओजोन गैस के मोल्स निकल के आएंगे, ऑक्सीजन के नहीं निकल के आएंगे, ऑक्सीजन एटम के थोड़ा ना निकल के आएंगे, ओजोन गैस निकल के आएगा, और ओजोन गैस में ये चीजें करनी है। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो।
देखोगे अपने पास तो क्या है, अब यहां पर देखना, अब इसके बाद देखना कुछ चीजें नहीं आएंगी। अच्छा ये रुक जाओ एक मिनट। अब देखो मुझे ये पता चल गया कि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है। अब देखना आइडियल गैस इक्वेशन को लिखने के तरीके अलग अलग हैं। कैसे देखना, कैसे करेंगे सर, एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सर फॉर्मूला तो यही पढ़ा था ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं। ये देखिएगा भाई साहब एक चमत्कार देखिएगा, सर पीएम इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकता हूं। कैसे, इसको यहां ले जाइए, इसको यहां ले आइए, और मास अपॉन वॉल्यूम को हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पीएम इज इक्वल्स टू डीआरटी लिख सकते हैं। ये भी एक तरीका है आइडियल गैस इक्वेशन को लिखने का। सर पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी लिखने का तरीका तो ऐसा ही है, लेकिन गैसेज के केस में डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा डेंसिटी ऑफ गैस जो होता है दैट इज इक्वल्स टू पीएम अपॉन आरटी। सर डेंसिटी ऑफ गैस जो निकाला जाता है वो डेंसिटी ऑफ गैस कैसे निकाला जाता है, तो डेंसिटी ऑफ गैस जो होगा पीएम अपॉन आरटी, मतलब डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है फॉर अ गिवन गैस। किसी भी गैस के लिए, अगर किसी भी गैस के लिए कोई गैस दिया हुआ है तो उसकी डेंसिटी किसके किसके ऊपर फ्लक्चुएट करेगी, सर मोलर मास फिक्स्ड होगा, आर कांस्टेंट है तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाती है, टेम्परेचर हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है। तो डेंसिटी इज नथिंग पीएम अपॉन आरटी, डेंसिटी इज नथिंग पीएम अपॉन आरटी। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पीएम अपॉन आरटी, पीएम इज इक्वल्स टू डीआरटी। पक्का डेंसिटी ऑफ गैस आ गया। और डेंसिटी ऑफ गैस से ही एक चीज और निकाली जाती है दैट इज नोन एज वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, वीडी ऑफ गैस, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस जो होता है ना सर, वीडी ऑफ गैस, ये कुछ नहीं डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे इसका रेशियो होता है। वेपर डेंसिटी इज नथिंग डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। और ध्यान से देखना सर, अगर ध्यान से देखो टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो जाए, टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो जाए तो डेंसिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, मोलर मास, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, आर कांस्टेंट है, तो वेपर डेंसिटी इज नथिंग मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एंड दैट इज इक्वल्स टू 2। याद रखिएगा वेपर डेंसिटी किसी गैस का निकालना है तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस जो होता है वो क्या होता है, मोलर मास अपॉन 2 हो जाता है। पक्का, या फिर मोलर मास ऑफ गैस निकालना है, किसी गैस का मोलर मास निकालना है तो 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी कर सकते हैं आप। लेकिन याद रखो ये सब कुछ किसके ऊपर पढ़ रहे हैं, गैस के ऊपर, लिक्विड सॉलिड के ऊपर मत लगा देना, क्योंकि ये सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते पता चला कभी वाटर के ऊपर ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, वाटर का डेंसिटी निकाल रहे हैं, वाटर का फॉर्मूला निकाल, भाई नहीं, वाटर की डेंसिटी लिक्विड के लिए सब फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। ये जो भी पढ़ रहे हैं गैसीय स्टेट के लिए पढ़ रहे हैं। पक्का सर, वेपर डेंसिटी इज नथिंग, डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी को बोलते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव डेंसिटी है किसी गैस की उसी को वेपर डेंसिटी बोल दिया जाता है। कि लाइटेस्ट गैस कौन सी है, हाइड्रोजन, उसके रिस्पेक्ट में देखो कौन कितना हेवी है, उसी को वेपर डेंसिटी निकाल दो। ये सब कुछ किसके लिए है, सब कुछ किसके लिए, गैस के लिए। सर ये देख लो सारे फॉर्मूले को ना, डेरिवेशन मत लिखो आप, सारे फॉर्मूले को एक साथ इकट्ठा कर लो, ठीक है, क्वेश्चन करो। मोलर मास इज वेपर डेंसिटी इनटू 2 इज वैलिड फॉर, ध्यान सुनना, इट इज वैलिड फॉर मेटल्स, नॉन मेटल्स, सॉलिड्स और गैसेस। किसके लिए वैलिड है, गैस के लिए। क्यों, क्योंकि आपको ही पता है सॉलिड लिक्विड के लिए वैलिड नहीं होता। वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस, ध्यान सुनना, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस ए इज ट्वाइस देन वेपर डेंसिटी ऑफ गैस बी इफ द मोलर मास ऑफ ए बी इज m, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ए। एक बात बताओ, वेपर डेंसिटी क्या पढ़ा, मोलर मास ऑफ a by 2 होगा क्या, और इसको क्या लिखोगे, मोलर मास ऑफ b by 2 लिखोगे क्या, 2 कैंसिल, व्हाट इज मोलर मास ऑफ ए, मोलर मास ऑफ ए इज नथिंग 2 टाइम्स मोलर मास ऑफ b एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। मोलर मास ऑफ b क्या है सर, 2m लिख देंगे। सर ये ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में, ये इतने ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको जरूरत है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है। ऐसा नहीं कि हाँ सर, अरे सर ये एक्सक्यूज मत दो, छोटा छोटा देखो ना आपके सामने, कोई बोले अरे सर देखो ना सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक पेज पे लिखी जा रही हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक पेज पे आ गई, आप उसको उठा के यूटिलाइज करो, उसको उठा के यूटिलाइज करो। अब जैसे देखोगे एक चीज आती है, अभी एक क्वेश्चन यहां मिल जाएगा, ये देखो सर 1 AMU की, सर ये तो बताया ही नहीं आपने,
भाई साहब देखिएगा, आप जब भी हमारा मॉडर्न जो स्केल है, मॉडर्न एटॉमिक स्केल जो है, वो किसके ऊपर वैलिड है? अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वहीं पे थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी करते जाएंगे। ये सारा का सारा किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन कार्बन C12। पहले हमने हाइड्रोजन पे भी कोशिश करी कि हाइड्रोजन के ऊपर सारा का सारा मॉडर्न मतलब पीरियोडिक टेबल बनाया जाए, उसको मेजरमेंट के लिए यूज किया जाए। ऑक्सीजन की भी कोशिश करी, लेकिन आज के टाइम पे जो एक्सेप्टेड है, IUPAC ने कार्बन 12 को एक्सेप्ट कर रखा है। इसी के रेस्पेक्ट में सबको डिफाइन करते हैं। मतलब अगर 1 AMU डिफाइन करना है तो 1 AMU हमें भी पता है मास ऑफ प्रोटॉन होता है या फिर न्यूट्रॉन होता है, ये हमें पता है, तुम्हें भी पता चल चुका है। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो ये डिफाइन होता है, इट इज डिफाइंड एज ध्यान से देखिएगा, डिफाइंड एज मास 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। तो सर इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 AMU किसका होता है? 1/12 ऑफ C12। ध्यान से देखिएगा, 1/12 इज नथिंग, 1/12 ऑफ C12। किसने बोला सर? एक बात बताओ, ये कैसे आ गया? एक बात बताओ, एक ध्यान सुनना। 1 AMU ये पता था तुम्हें? सर एक एटम का मास, चलो मास ऑफ 1 एटम किसी का भी निकालना हो तो कैसे निकालोगे? सर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन का मास कल ही हमने बोल दिया था नेग्लिजिबल है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास होगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सर एक बात बताएं, मास ऑफ प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, ये तो इक्वल है। सर इसको ऐड कर दें, ये तो इक्वल ही है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। सर ये इसका मतलब क्या हो गया? मास ऑफ प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, ये किसके इक्वल आ गया? मास नंबर के इक्वल आ गया। सर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होता है? मास नंबर के। ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज 1 AMU? सर 1/12 ऑफ एक एटम ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। सर चलिए बताइए, 1/12 एक एटम कार्बन 12 का कितना होगा? सर मास ऑफ प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन इंटू सर मास नंबर। कार्बन 12 का मास नंबर कितना है? 12 है, कैंसिल आउट कर दो, देख लो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की इक्वल आ गया। AMU की जो वैल्यू थी ना वो सेम रही, बस डेफिनेशन एक ऐड कर दिया हमने एक डेफिनेशन ऐड कर दी कि भैया ये डेफिनेशन होती है, ये डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन ऐड कर दी, AMU की डेफिनेशन ये हो जाती है, बस और कुछ भी नहीं, ये डेफिनेशन हो जाती है। इसी के ऊपर कर लीजिए आप क्वेश्चन बैठ के, पक्का। अब सिमिलरली मोल की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 कैसे आया, तो उसको भी कैसे डिफाइन करते हैं? अब मोल की वैल्यू देख लेना, मोल को कैसे डिफाइन करते हैं। अब यहीं पे अब जब बात चली है तो डेफिनेशन देख ही लेते हैं। 1 मोल इज डिफाइंड एज, 1 मोल को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज, ये डिफाइन होता है किसकी तरह? सर डिफाइंड एज नंबर ऑफ एंटिटीज या पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एंटिटीज या फिर हम बोल देते हैं पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12। अब तुम बोलो सर 1 मोल तो हमें ये बताया गया, 1 मोल को डिफाइन ऐसे किया गया। किसी बोला सर तो मुझे कैसे पता चला उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? तो भैया अब ये एक्सपेरिमेंट से निकाल के लाया गया। ऐसे हमें पता है 1 मोल कितना होता है। 1 मोल इज नथिंग 6.022 इंटू 10⁻23 या फिर हम बोल देते हैं N, यही होता है। तो कैसे आएगा? तो बाई स्पेक्ट्रोमेट्री से हमने क्या निकाला, बहुत ये स्पेक्ट्रोमेट्री हमारे सिलेबस में नहीं है। लाइट को यूज करके हम लोग यूज करते, लाइट को यूज करके किसी के छोटे छोटे पार्टिकल्स का मास, ये सब चीजें निकालते हैं। यहां से हम लोग क्या निकालते हैं? मास ऑफ 1 एटम ऑफ C कार्बन, ये कितना आता है? 1.99 इंटू 10⁻24 ग्राम। कितना आ जाता है? ये इतना आ जाता है, ठीक है, ये इतना आ जाता है। अब इसको देख के हम लोग डिसाइड करते हैं, इसको देख के हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि भाई साहब ये होगा, ये ऐसे होगा। देखोगे क्या होगा? तो सर एक एटम का मास कितना है? इतना। एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हो गया? ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा अपने पास यहां पर सर -23 होगा ना, 1.99 -23 ग्राम। ये देखिएगा क्या होगा। मैं ऐसा लिख सकता हूं, अब देखो डेफिनेशन को प्रूफ करने, ये सब बस तुम्हें प्रूफ कर रहा हूं। -23 ग्राम ऑफ कार्बन हैज 1 एटम, इतने एटम होंगे। तुमने क्या डिफाइन किया है कि सर 12 ग्राम में जितने होंगे, 12 ग्राम में जितने होंगे, 12 ग्राम में जितने होंगे उसी को आप क्या ले लेंगे? ये इतने एटम्स होंगे।
और 12 ग्राम में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने पार्टिकल्स होंगे, उसी को तुम क्या बोलोगे आज से कि सर हम इसको मोल बोलेंगे, सर 1 मोल बोलेंगे। तो ठीक है भाई, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यही होगा। एक इतने ग्राम में एक एटम है, 1 ग्राम में इतना एटम होगा, 12 ग्राम में कितना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6.022 इंटू 10 की पावर प्लस 23 आ जाएगा, और यही मेरे लिए क्या हो जाता है, एवोगाड्रो नंबर। लेकिन ये डेफिनेशन काम की नहीं है, तुम्हें हाँ ये पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। कोई बोले 6 क्यों नहीं लेते या 6.022 क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ 1.99 है। आप इसी को राउंड ऑफ कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 2/12 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिक डेफिनेशंस ध्यान रखिएगा, बेसिक डेफिनेशंस ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने यहाँ बताया एमयू की, वैसे ही अब कुछ छोटी छोटी चीजें आपको ऐड कर रहा हूँ। डेरिवेशन को गोली मारिए, डेरिवेशन के चक्कर में मत पड़िएगा, डेरिवेशन आपके काम की नहीं है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको मोल्स निकालना सिखा दिया, आपकी ये सारी चीजें बता दी। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अब थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल कर रहे थक गए, ठीक है, डीपी में भी न्यूमेरिकल आज बहुत आएगा, ठीक है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इजी सा पोर्शन है, सत्संग करेंगे समझ में आएगा। साथ साथ में कोई बिना पेन उठाए क्वेश्चंस होंगे, कोई जरूरत नहीं क्वेश्चंस मतलब इधर उधर भटकने की। 5-10 मतलब ज्यादा बड़ा नहीं, 5 ही लॉज हैं, ठीक है। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आएगा। फिर दूसरा हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन। बस ये 5 लॉज के ऊपर ही चलेंगे, कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर हम बोल देते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन। और अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तुम्हें ना बस एक एक लाइन में इन सारे लॉज को ना हम लोग जाते जाते एक बार देखेंगे, एक एक लाइन में, पहले अभी समझ लेते हैं फिर एक एक लाइन में समझेंगे, ठीक है। इसको हम लोग फिर बोल देते हैं गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। एंड द 5th वन हम लोग बोल देते हैं एवोगाड्रोस लॉ, ऑलरेडी बता चुका हूं बट यहाँ पे फिर से एक बार आ जाएगा। एंड 6th वन जो कि अब सिलेबस में है नहीं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बस बता दूंगा ताकि एग्जाम हॉल में आए तो डरना मत, ठीक है। बस सुन लो कहानी को क्या बोलते हैं, ध्यान सुनना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिन मतलब डे 1 से पता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको ही पता है, जहां पे कंजर्वेशन ऑफ मास की बात की जाए। ये किसने करा, लेवाइजर ने, जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। सबसे पहले यही से बात करके गए, 1789 में बोल के गए कि भैया मैटर नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तुम जिंदगी में ये लाइन इतनी बार पढ़ चुके हो, इतनी बार पढ़ चुके हो, तुम्हें पता है कि भाई मैटर को और मास को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको एक चीज पता है कि कोई रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसमें मास और एटम कब कंजर्व होगा। यहां पर आपको बैलेंसिंग क्यों की जाती है, किसी भी रिएक्शन की बैलेंसिंग क्यों की जाती है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन क्यों किया जाता है, आप एटम्स को क्यों बैलेंस करते हैं, टू फॉलो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन इसलिए किया जाता है, टेक्स प्लेस टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सर आप किसको फॉलो कर रहे हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, इसीलिए। या फिर आप अगर मास कंजर्व कर रहे हो मतलब एटम कंजर्व कर रहे हो, कैसे, अरे सर आप देखो ना, ये रिएक्शन दे देता हूं, आपने ये रिएक्शन लिख दी, ठीक है। आप मास कंजर्व करो चाहे एटम कंजर्व करो, देखो ये रिएक्शन आपको बोले सर ये रिएक्शन सही है, देख लो सर, हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम, इसका मास 32 ग्राम, इधर कितना 18 ग्राम। एक बात बताओ, ऐसी कौन सी रिएक्शन होगी 2 ग्राम प्लस 32 ग्राम, सर 34 ग्राम इधर है, उधर 18 ग्राम हो जाए, तो जिंदगी बेकार हो गई बेचारे की। सर 2 ग्राम इधर, 32 ग्राम इधर, और उधर कितना हो गया 18 ग्राम, मतलब मास गायब हो गया। ऐसा नहीं, ये बैलेंस कैसे करेंगे, तो सर इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, ये कितना हो गया 36 ग्राम, ये कितना हो गया 4 ग्राम। आप अगर रिएक्शन को बैलेंस करते हो मतलब एटम को कंजर्व करते हो। जहां पे रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, रिएक्शन की बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, रिएक्शन के मास के कंजर्वेशन के क्वेश्चन आ जाए, अगर रिएक्टेंट का मास दिया है, प्रोडक्ट का पूछ ले, प्रोडक्ट का मास दिया है, किसी रिएक्टेंट का पूछ ले, तो उस क्वेश्चन में आप क्या लगाओगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सर दोनों साइड का मास क्या होता है, इक्वल होता है। किसी भी रिएक्शन की बैलेंसिंग कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण होती है या कंजर्वेशन ऑफ एटम के कारण होता है। इसका एक्सेप्शन याद रखिएगा, ये कहाँ एक्सेप्शनली अलग हो जाता है, याद रखिएगा, ये नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन के लिए होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए नहीं होता, जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आता जाता है,
लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रॉन के आने जाने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम केमिकल रिएक्शन में मास को कंजर्व करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में मास को कंजर्व नहीं करते। देखना, अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन किसके अकॉर्डिंगली बैलेंस करी जाती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, भाई साहब ये किसने बोला? प्राउस्ट ने बोला, उनके जस्ट 10 साल बाद। प्राउस्ट ने क्या बोला कि भाई साहब एक बात बताइए, आप किसी भी कंपाउंड को, मान लो आपने CO2 कहीं प्रिपेयर किया या कहीं एटमॉस्फेयर से लेके आए, कहीं भी अगर एक ही कंपाउंड है तो भैया एक गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मतलब वो कहां से आए, ये CO2, मान लो वाटर है तो वाटर में हाइड्रोजन का कितना मास है? सर 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो सर ये जो रेशियो है 2:16 या 1:8 ये सेम रहेगा, चाहे पानी तुम कहां से लेके आओ, चाहे घर के आरओ से लेके आओ, नाली से लेके आओ, समंदर से लेके आओ, उसके अंदर गंदगी हो सकती है, उसके अंदर इंप्योरिटीज हो सकती है, उसके अंदर सॉल्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जो प्योर वाटर होगा उसका फॉर्मूला सेम रहेगा, उसका मास का रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब ऐसा कोई भी लेके आए, जैसे यहां पर 12 ग्राम क्या है? कार्बन है, और सर 32 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन है, तो सर यहां पर अगर हम बात करेंगे 12:32 का रेशियो है, 6:16 का रेशियो बोल दें, 3 कितना हो जाएगा? 8 का रेशियो बोल दें, सर ये रेशियो सेम रहेगा, चाहे आप CO2 लैब में प्रिपेयर करो, चाहे CO2 एटमॉस्फेयर में लेके आओ, चाहे CO2 किसी रिएक्शन में प्रोड्यूस हो, किसी भी सोर्स से आए, हमें सर सेम प्रोपोर्शन मिलेगा, क्योंकि कोई भी कंपाउंड अगर कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है, तो कोई भी कंपाउंड का जो रेशियो होता है, एटम्स का रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा, तो ऑब्वियस उसके मास का रेशियो भी क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। इसके क्वेश्चंस को पहचानने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस देख लेना। अगर एक ही कंपाउंड के 2-3 सैंपल का वाला एग्जाम्पल देना, एक ही कंपाउंड के 2-3 सैंपल का एग्जांपल दे, समझ जाना कौन सा है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन, कुछ दिमाग नहीं लगाना, सर अलग अलग सैंपल में बोल रहा है कॉपर ऑक्साइड का लेके आए, उनका परसेंटेज सेम है, तो इसका मतलब कौन सा लॉ प्रूव कर रहा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कौन सा लॉ प्रूव कर रहा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखना, अलग अलग सैंपल लेके आए, मुझे मतलब ही नहीं, मैं अलग अलग सैंपल देखा, मैं समझ गया कि भैया ये किसकी बात कर रहा है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की। क्योंकि फॉलो करेगा तो ऑब्वियस इसी को फॉलो कर सकता है, इसको फॉलो कर नहीं सकता, ये दोनों अभी पढ़ा नहीं, तो इसी को फॉलो करना है। ये देखना, न्यूमेरिकल अगर पूछना हो तो, सर ये बोल रहा है कि एक सैंपल है कैल्शियम कार्बोनेट का जिसमें ये परसेंटेज रेशियो होती है। अब बोल रहा है कि अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सही है, आप बोलते हो कि ये बात सही है, तो एक बात बताइए, कैल्शियम का मास बताइए जब 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो अगर 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेके चल रहे हैं तो मास ऑफ कैल्शियम कैसे निकालोगे? सर कैल्शियम का परसेंटेज कितना होता है? 40% होता है, और 40% इंटू 4 ग्राम का 40% निकाल के देख लो, 4 ग्राम का 40% निकाल के देख लो, कितना आ गया? 1.6 ग्राम आ गया। क्या ऑब्वियस है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट कहीं भी जाओगे, ये परसेंटेज रेशियो क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। ये परसेंटेज रेशियो क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। पक्का? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हो गया या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। अब छोटे छोटे लॉ देखना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये कौन दिया था? डाल्टन। याद करो लास्ट क्लास में डाल्टन की थ्योरी बताई थी। डाल्टन ने बोला कि भाई साहब आप कभी 2 एलिमेंट्स के मिलके, अगर 2 एलिमेंट्स मिलके अगर एक से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं तो इनके अंदर जो भी कंपाउंड्स का रेशियो होगा, ध्यान सुनना, ये हमेशा होल नंबर रेशियो होगा। इन्होंने जो ये बात करी थी ना, वो बात करी थी कि सर मास के रेशियो में। तुम्हें एक सिंपल सी बात बताऊं, मास अगर नॉर्मल बात में तो मास तभी इक्वल रेशियो होगा जब एटम्स का रेशियो होगा। अगर मास का रेशियो सिंपल रेशियो मतलब एटम्स का रेशियो सिंपल रेशियो होना चाहिए। अगर ऐसे कंपाउंड्स बन रहे हैं 1:1, 2:1, 1:2, तो ये किसको फॉलो कर रहे हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के। लेकिन अगर ऐसे कंपाउंड्स कभी देखे क्या, अगर ऐसे कंपाउंड्स बन गए, समझ जाना कि ये क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को वैलिड नहीं कर रहा। सिंपल होल नंबर रेशियो आता है, यहां पर क्या आता है? होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो 1, 2, 3, 4 कभी भी फ्रैक्शन में नहीं अलाउड होता है, कभी भी फ्रैक्शन में क्या होगा? अलाउड नहीं होगा। तो ध्यान सुनना, जब एक से ज़्यादा 2 एलिमेंट्स एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हों, जैसे मैं फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का एग्जांपल लूँ, तो यहाँ देखोगे
अब स्टेटमेंट वाइज पढ़ के देखो तो यहां पर क्या हो रहा है, 2 ग्राम हाइड्रोजन कितने से रिएक्ट कर रहा है, 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। यहां पर 2 ग्राम हाइड्रोजन किससे रिएक्ट कर रहा है, 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। स्टेटमेंट को पढ़ के देखो, ये बोल रहा है किसी एक का मास फिक्स कर दीजिए, 2 ग्राम फिक्स कर दिया। इन दोनों का रेशियो बताइए, 16:32 मतलब 1:2 का रेशियो है, सिंपल होल नंबर रेशियो है, सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो भैया वो इंग्लिश कहानी छोड़ो, तुम बस एक चीज पकड़ लेना, अगर एक से ज्यादा कंपाउंड्स कहीं बन रहे हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड्स अगर कहीं बन रहे हैं, तो उस केस में आप कौन सा रूल लगाओगे, उस केस में आप कौन सा रूल लगाओगे, उस केस में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगाओगे। जैसे यहाँ देख लो ना, 12 ग्राम कार्बन है, 32 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ 12 ग्राम कार्बन है और 16 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। देख लो भाई, फिर से किसी एक का मास फिक्स कर दो, बाकी दो लोगों का काउंट कर लो। अब तुमसे कोई भी ऐसे, अब इसको तुम ऐसे, मैं तो ऐसे बोलता हूं भाई, कोई जरूरत ही नहीं आपको इधर उधर भटकने की। आप ये देख लीजिए, आपको कोई भी एलिमेंट मिल जाए, आप नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दीजिए, ऑक्सीजन का मास देखेंगे 1, 3, 4, 5 के रेशियो में आएगा। मतलब सर ये क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो है। आपका फॉर्मूला ऐसा नहीं आना चाहिए। मेजर बात इस बात का ध्यान रखना, 2 एलिमेंट्स अगर आपस में कंपाउंड बना रहे हैं एक से ज्यादा, तो उस केस में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो H2O और H2O2 में, बस मैं समझ गया, मुझे परसेंटेज और परसेंटेज से मतलब ही नहीं, मुझे दिख गया कि भैया ये 2 चीजें हैं, बस कुछ नहीं। ये किसके बारे में बात कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के। ये किसके बारे में बात कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के। नाइट्रोजन के 5 कंपाउंड्स बन रहे हैं ऑक्साइड में, अरे देखा, देख लो, 2 एलिमेंट्स के एक से ज्यादा कंपाउंड्स बन रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कुछ करना ही नहीं इसमें। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किस में होगा, तो किस में होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यस सर होगा। पोटेशियम KBr और KCl, अरे सर यहाँ 3 एलिमेंट्स आ गए, नहीं हमें 2 ही एलिमेंट्स में चलना है, कहीं भी 2 ही एलिमेंट्स में चलना है, H2O और D2O। देखो ऑक्सीजन, डाइट्रियम, हाइड्रोजन, ये भी गलत हो गया, 2 ही एलिमेंट्स के बीच में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ तो 3 एलिमेंट्स हो गए, तो ऐसे ही छोड़ दो, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा आंसर आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। मल्टीपल प्रोपोर्शन 2 एलिमेंट्स की अगर एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनते हैं तो ही बोलते हैं, आइसोटोप को नहीं लेंगे। ठीक है, गेलुजाक्स लॉ में भी यही बात की गई। अब हमें पता है 1 मोल का वॉल्यूम पता है। अब देखना इन्होंने क्या बोला कि सर कभी गैस का भी, देखना व्हेन गैसेस कंबाइन, ये भी किस में कंबाइन करते हैं, सिंपल रेशियो में, मतलब होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं। कैसे, अगर मान लो ये रिएक्शन हो रही है, H2 + Cl2 गैस में हो रही है और ये 2HCl गैस बना रहे हैं, तो एक बात बताओ, तुम्हें पता है सर इसका 1 लीटर अगर लोगे तो इसका 1 लीटर रिएक्ट करेगा और इसका कितना बन जाएगा, 2 लीटर बनेगा। आप ऐसा कभी कर ही नहीं सकते कि इसका 1.7 लीटर ले ले इसका, क्यों, क्योंकि सर देखो ना इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं, 1, 1 है, इसका कितना है, 2। कभी भी जब रिएक्शन आपकी होल नंबर में बैलेंस्ड है, जब आपकी रिएक्शन होल नंबर में बैलेंस्ड है, तो वॉल्यूम, क्योंकि रिएक्शन की जो बैलेंसिंग है, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोल्स को, और नंबर ऑफ मोल्स किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम के साथ। तो भैया आपका जब नंबर ऑफ मोल्स आपका फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो वॉल्यूम कैसे फ्रैक्शन, उसका रेशियो कैसे फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो वॉल्यूम का रेशियो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। यही क्या बोलता है गेलुजाक्स लॉ। देख लो भाई, टोटल 5 लॉ, कौन से अपने पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ, अगर हम बात करें गेलुजाक्स लॉ किसके ऊपर, वॉल्यूम की। जहां वॉल्यूम की बात की जाए, समझ जाना, मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा, देखते ही आंसर टिक मार दूंगा, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता क्या होगा ये। पर वॉल्यूम की बात करी, गेलुजाक्स लॉ मार दो, गेलुजाक्स लॉ ऑप्शन टिक मार दो। एवोगाड्रोस लॉ की बात करते हैं, अभी जस्ट बताया था एवोगाड्रोस लॉ पे, एवोगाड्रोस लॉ भी जस्ट बताया था कि सर एवोगाड्रो ने एक बात बोली थी कि फॉर गैसेस अगर उनका वॉल्यूम इक्वल है, तो सर उस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि उनके मोल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, या अपोजिट भी चल सकते हो। याद रखिएगा, आपको अगर एवोगाड्रोस लॉ की बात की जाए, तो अगर आपका 2 गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है, तो उसके मोल्स इक्वल होंगे, उसके मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे। किसने पूछ दिया, कैसे, लो भाई, 10 लीटर ऑफ N2 ले लेते हैं और 10 लीटर ऑफ CO2 ले लेते हैं,
सर इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। सर इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 10/22.4 आएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 10/22.4 आएगा। देख रहे हैं क्या सर, वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम आ गया। अरे सर चलिए मॉलिक्यूल्स बताइए, इसके मॉलिक्यूल्स बताइए। सर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लो, अगर मैं अब मॉलिक्यूल्स तक सही है, अगर कोई बोले नहीं सर एटम भी इक्वल कर दो, एटम अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर सबकी एटॉमिसिटी ना अलग अलग है। अब इसकी एटॉमिसिटी नाइट्रोजन कितनी है, 2 है, लेकिन अगर एटम्स की बात यहां पर की जाए CO2 में, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, अलग अलग है। सर हम एक चीज लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे, एटम्स, वॉल्यूम इक्वल है गैसेस का, वॉल्यूम इक्वल है गैसेस का, तो सर उनके मोल्स इक्वल होंगे, मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे, एटम्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे, ये बात हम लोग स्टेटमेंट में नहीं यूज कर सकते। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो तभी होंगे जब उनकी एटॉमिसिटी क्या हो, इक्वल हो जाए। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कभी इक्वल नहीं होंगे। हमारा मॉलिक्यूल इक्वल होगा, हमारा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा। ये 3 चीजों का रिलेशन याद रखिएगा, यही एवोगाड्रोस लॉ होता है। ये टोटल 5 लॉज हैं जो एनसीईआरटी में आज भी प्रेजेंट है। एक लॉ और है जो ऑब्सोलीट हो चुका है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। रीजन क्या है कि यार उसमें भी पूरा लॉ पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं, उसका भी ट्रिक है। देखो रिएक्शन में मास वास की बात करें तो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्शन वो कोई कंपाउंड उठा ले, बोले कि इस सोर्स से लेके आए, उस सोर्स से लेके आए, तो क्या हो गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। किसी भी सोर्स से आए सेम लॉ को फॉलो करेगा। अगर मैं बोलूं सर दो एलिमेंट्स अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं, 2-3 कंपाउंड्स बना रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, ऐसे 2-4 कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर मैं बोलूं कि सर गैसेज आपस में 2 लीटर 5 लीटर 6 लीटर ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, गेलुजाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। और अगर मैं बोल दूं कि सर 10 लीटर कोई 2 गैसेज दी गई हैं, तो इनका क्या होगा, मोल सेम होगा, मॉलिक्यूल्स क्या होगा, सेम होगा। तो ये क्या हो गया, एवोगाड्रोस लॉ। अब जो लॉ पढ़ना चाह रहे हैं हम लोग, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पहले करो। ये देखो मैं साइड हो जाता हूं इस क्वेश्चन में, बताइएगा इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या होगा। गैसेस क्या होते हैं, हाइपोथेसिस क्या है, इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन यहां इक्वल नंबर ऑफ एटम्स बोल रहा है, तो क्या होगा, हाइपोथेसिस यही होगा पक्का। देखिएगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या किया जाता है, ये अब ये चीज ऑब्सोलीट हो चुकी है, लेकिन हाँ पता इसलिए होना चाहिए कि यार कहीं क्वेश्चन सामने वाले ने पूछ दिया। तो यहां पर सबसे इजी ट्रिक क्या है पकड़ने का, 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में सिर्फ 2 एलिमेंट्स थे, यहां 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर ये 3 एलिमेंट्स का कोई कंपाउंड, आपस का कंपाउंड दिख जाए, मान लो ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, अगर जैसे यहां पर कुछ कंपाउंड दिख जाए, इन तीनों से मिला कुछ कंपाउंड दिख जाए, आंख बंद करके ये कुछ नहीं स्टेटमेंट जानना, क्योंकि तुम्हें स्टेटमेंट पूछा नहीं जाएगा। ये 3 लोगों के, 3 एलिमेंट्स के आपस के कंपाउंड दिख जाए, जैसे मान लो यहाँ ए बी कंपाउंड दिख जाए, यहाँ AC कंपाउंड दिख जाए और BC कंपाउंड दिख जाए, तो ये गारंटी है कि वो किसको फॉलो करेंगे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को। ठीक है, तो ये कहानी को पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा आंसर पहचानना शुरू करो। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ो, एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन है, अरे सर क्या है, देखो ना यहाँ कार्बन सल्फर के साथ CH2 बना रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ CO2 बना रहा है, और सल्फर और ऑक्सीजन SO2 बना रहा है। 3 एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कंपाउंड बना रहे हैं। सर ये किसको फॉलो करेंगे, आंख बंद करके। सर मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या था, सिर्फ 2 एलिमेंट थे। कांस्टेंट कंपोजिशन में क्या था, एक ही सैंपल अलग अलग था। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का आंसर आ जाएगा, हो गया। वॉल्यूम तो है नहीं, गेलुजाक्स लॉ होगा ही नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्सोलीट पार्ट है, तो आपको बस ट्रिक पता होना चाहिए कहां पर वैलिड है कहां नहीं है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन देखिए क्या होगा। सर यहां पर 2 ही एलिमेंट्स आपस में कांस्टेंट आपस में बना रहे हैं, 2 एलिमेंट वाला कंपाउंड क्या हो जाता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन का, तो ये नहीं होगा। यहां 4 एलिमेंट्स हो गए, नहीं। 3 एलिमेंट्स को पकड़ो, 3 एलिमेंट्स यहां दिख रहे हैं, यहां पर भी कितने हो गए, 3 एलिमेंट्स हैं, ध्यान से देखना, यहां 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन
फॉस्फोरस का हाइड्रोजन के साथ है, फॉस्फोरस का ऑक्सीजन के साथ है, लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ नहीं है, आपस में होना चाहिए, तीनों एलिमेंट्स का आपस में होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो ना, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, सर यहाँ पर एक कंपाउंड बना, यहाँ एक कंपाउंड बन गया और यहाँ पर एक कंपाउंड बन गया। ये तीनों कंपाउंड किसको फॉलो करेंगे? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करेंगे। ये किसको फॉलो करेंगे? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करेंगे। पक्का हो जाएगा सर? श्योर है? देख लो अपने पास, मैंने क्या बोला, टोटल 5 लॉज थे, लेकिन एक छठा लॉ हमने ऐड किया था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। उसकी स्टेटमेंट भी नहीं जाननी, आप बस इतना जान जाओ, 3 एलिमेंट्स का आपस में अगर कंपाउंड दिख जाए तो वही क्या कहलाएगा? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। पक्का श्योर हो? सर लॉज हो गए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया, मूल कॉन्सेप्ट में गैसियस स्टेट के ऊपर क्वेश्चंस हो गए, स्टेट्स ऑफ मैटर का छोटा मोटा पार्ट कर लिया, वेपर डेंसिटी, आइडियल गैस इक्वेशन, मूल कॉन्सेप्ट का मूल्स कैसे निकालते हैं, मूल की कैलकुलेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें कर ली। ये थ्योरेटिकल पोर्शन लॉज कर लिया। अब मैं एक लास्ट जाते जाते कितनी हार्ड चीज़ पढ़ाऊंगा, इतनी हार्ड चीज़ पढ़ाऊंगा भाई, सोच भी नहीं सकते इतना हार्ड पढ़ाने वाला हूँ। क्या है वो? तो सर वो है, सर अच्छा चलो ये क्वेश्चन पहले कर लो, चलो पहले ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। BaSO4 का मास बताना है, कैसे निकालेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मास से निकालना है। दोनों साइड का मास क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। दोनों साइड का मास क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सर इधर का मास 20.8, सर कर लो अटेम्प्ट, जो लोग वीडियो पॉज करके करना चाहते हैं कर लो भाई। 7.3 प्लस x, सर यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये कितना हो गया है? 16, 9, 10, 30.6 इज नथिंग, 7.3 प्लस x की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.3 और 23.3 ये आ जाएगा। ये तो फिर सीधा सीधा आंसर निकाल दो, ये तो सीधा सीधा आंसर निकाल दो, क्योंकि सबका मास दिया है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज परसेंटेज कंपोजिशन, वो छोटी चीज है, पढ़ लो। फिर हम लोग कल की क्लास में एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले करेंगे, फिर स्टोइशियोमेट्री चालू करेंगे, और फिर स्टोइशियोमेट्री लिमिटिंग रीजन करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कल हमने इस चैप्टर को एंड करना है और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के साथ ही हम सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाएंगे। सॉल्यूशन वाले चैप्टर से थोड़ा सा आई होप सो सबको ये मतलब बेसिक चीज़ पता ही है। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में जैसे अब कल की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, आज की भी थोड़ी बहुत लंबी होगी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस आपको 3 दिन में ही चैप्टर करना है, थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन यार अब करना है तो करना है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम तुम्हारे साथ बोल ही रहे हैं ना यार, हम भी तुम्हारे साथ ही खड़े हैं, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन किसी की कैसे निकालते हैं? परसेंटेज कैसे निकालते हैं? सर परसेंटेज 3 तरीके से निकाले जाते हैं। एक होता है मास बाई मास, इसको बोलते हैं मास बाई मास, मतलब मास का रेशियो मास के साथ परसेंटेज। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसको बोल देते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ध्यान से सुनिएगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो वॉल्यूम के साथ। एक हो गया मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, और एक हो जाता है आपके पास वॉल्यूम बाई मास। 4 तरीके से आप कंपोजिशन निकाल सकते हैं। अब डिपेंड करता है, जैसे अब देखो दिमाग में लगा के रखो अपने पास, मान लो ये बंदा ए है, 2 लोग मिलके कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं ए और बी, ठीक है। तुमसे किसने बोल दिया कि सर एक काम करते हैं मास परसेंटेज निकालते हैं, मास परसेंटेज ऑफ ए मतलब W बाई W ऑफ ए। ध्यान से देखना, तो कैसे निकालोगे? सर अपना मास ए का डिवाइड बाई टोटल मास, W टोटल कर दूं, W टोटल ए प्लस इसका मास क्या होगा? सर यहाँ टोटल मास मतलब क्या हो गया? ए प्लस बी, ए प्लस बी, सर क्या हो जाएगा? इनटू परसेंटेज के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करते हो? 100 से। परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हो? 100 से, हो गया। अगर कोई बोल दे कि नहीं सर मास बाई मास ऑफ बी निकालो, तो सर क्या करूंगा? मास ऑफ बी डिवाइड बाई टोटल इनटू क्या करूंगा? 100 कर दूंगा। तो सर मास परसेंटेज निकालना बहुत इजी सा है, मास परसेंटेज निकालना बहुत इजी सा है। किसी का भी अपना मास डिवाइड बाई टोटल मास कर दीजिए, इनटू 100 कर देंगे, हो गया, कहानी खत्म। सिमिलरली भैया देखिएगा, सिमिलरली वॉल्यूम के साथ भी कर सकते हैं। अगर मैं वॉल्यूम परसेंटेज की बात की जाए तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए वी बाई वी, सर कैसे निकालेंगे? अपना वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इनटू क्या कर दूं? 100। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंटेज वी बाई वी ऑफ बी, वो कैसे निकालेंगे? सर अपना वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इनटू क्या करेंगे? 100। लो भाई फॉर्मूले पे फॉर्मूला। अब ये तुम रट रहे हो तो भाई तुम्हारी अब फिर ये कॉमन सेंस से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। अब इसमें क्या रटना है भाई? टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वी टोटल कितना हो जाएगा? सर आपस में वी ए प्लस वी बी, 2 लोगों को मिला के बना रहे थे सॉल्यूशन, टोटल मास,
सर देखना, मास परसेंटेज निकालना है, मास अपॉन मास, मास अपॉन मास, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। जैसे फिजिक्स का स्कोर निकालना था, फिजिक्स का मार्क्स डिवाइड बाय टोटल फिजिक्स का मार्क्स इनटू 100, ऐसे निकाल दिया। एक तरीका और, दो तरीके और हैं, कैसे? तो सर उसको बोलते हैं कि सर मास बाई वॉल्यूम। अगर मास बाई वॉल्यूम लिख रहे हैं, W बाई वी ऑफ ए निकाला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे। मास ऑफ ए डिवाइड बाई वी है, मतलब वी टोटल, इनटू क्या कर देंगे 100। सिमिलरली मास ऑफ वी डिवाइड बाई मास ऑफ वॉल्यूम, सर मास ऑफ बी डिवाइड बाई वी टोटल, ये किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, इनटू 100। सर देखना, कुछ नहीं करना, बस यहां पर एक ग्राहवत क्या है कि सर आपको जो चीज बोली जाए जिससे डिवाइडेड बाई हो उसी को यूज कर लो। अगर मैं बोलता हूं वॉल्यूम बाई मास, सर वॉल्यूम बाई मास की बात करता हूं, तो वॉल्यूम बाई मास के टर्म में क्या लिखूंगा? सर V बाई डब्ल्यू लिखूंगा ए का, तो वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाई मास टोटल इनटू 100। अब सर ये आपको अलग अलग 4 फॉर्मूले लग रहे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अगर दिमाग आपने ओपन रखा है आपने, तो आपको पता चल रहा होगा ये कुछ नहीं, मजाक किया जा रहा है आपके साथ। अलग अलग तरीके से निकालने का तरीका बताया जा रहा है। यहाँ परसेंटेज निकालना है तो 100 से कर दो, हो गया। तो ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो गया, मास बाई मास हो गया, मास बाई वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम बाई मास हो गया। सबके फॉर्मूले का एक ही मतलब बोलते हैं ना, जिस्ट यही है, एक ही समरी है कि भैया अपना डिवाइड बाई टोटल। अब टोटल किससे करना है? मास के रिस्पेक्ट में करना है तो मास से कर दो, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करना है वॉल्यूम से कर दो। यहाँ मास का रेशियो किसके रिस्पेक्ट में? वॉल्यूम का। यहाँ वॉल्यूम का परसेंटेज किसके रेशियो में? सर मास के परसेंटेज में। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन है। किसी की भी पूछे बताते रहो, किसी की भी पूछे बताते रहो। अरे परसेंटेज तो छोड़ो, यहां देखोगे अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म चालू हो गया इनडायरेक्ट वे में। सर देखिएगा, अब यहां पर देखिएगा, आपसे कोई फ्रैक्शन पूछ दे कि सर मास का फ्रैक्शन बताइए, अरे मास का फ्रैक्शन पूछ दे, तो मास का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? मास फ्रैक्शन ऑफ ए बोला तो सर अपना मास डिवाइड बाय सर टोटल मास। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सर यही फ्रैक्शन मतलब क्या हो गया, ये देखना, मास फ्रैक्शन ऑफ बी बोला गया तो सर मास फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो गया? डब्ल्यू बी डिवाइड बाई डब्ल्यू टोटल। ये लो सर, अब कहने को सर सर फ्रैक्शन का मतलब सर 100 से मल्टीप्लाई मत करो, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। अब देखो फ्रैक्शन में देखना, सर कोई बोल दे नहीं सर वॉल्यूम फ्रैक्शन बताइए, वॉल्यूम फ्रैक्शन बताइए। अरे बेटा कुछ नहीं, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। सर वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ बी बताइए, कुछ नहीं, अपना वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। यहां पर हमें मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, परसेंटेज के केस में हमें मल्टीप्लाई करना होता है, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। पक्का? इवन आप देखेंगे मोल फ्रैक्शन की भी बात कर ही लेते हैं, अब चलो बात चली है तो कर ही लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात की जाए तो सर इसको हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स की तरह। ये क्या है कि सर अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। सर अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात करूं, अगर किसी के बोला जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताइए, तो सर इसकी बात की जाए तो काई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन एन टोटल। अब तुम खुद से सोचो सर, सबके केस में इन दोनों लोगों के केस में, चलो मास फ्रैक्शन का सम करके देखो, सम करके देखो। सम करके देखना, सबके केस में सम करके देखना। डब्ल्यू टोटल है कितना? डब्ल्यू टोटल को कॉमन ले लो। सर दो ही तो लोग हैं आपकी जिंदगी में ना, तो डब्ल्यू टोटल भी इसी के इक्वल आएगा क्या? और ये सर दो लोगों का सम मोल फ्रैक्शन हो चाहे मास फ्रैक्शन हो, इन सबका सम कितना आ जाएगा? इन सबका सम कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। इन सबका सम कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। याद रखिएगा, कभी भी कोई फ्रैक्शन क्वांटिटी लेते हैं, देखो परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता। फ्रैक्शन में अपना डिवाइड बाई दिस। देखो ना, परसेंटेज के लिए कितना करना था? सर इंटू 100 करना था। परसेंटेज जब भी निकालना है इंटू 100 करना है। नॉर्मल केस में आपको फ्रैक्शन के केस में मल्टीप्लाई बाई 100 नहीं करना होता, ना ही मल्टीप्लाई करना, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता। वॉल्यूम फ्रैक्शन हो, मास फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, मोल फ्रैक्शन हो, मोल फ्रैक्शन। अच्छा चलो, फ्रैक्शन में जितनी वैल्यूज है, मान लो काई ए है और काई बी है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? सर 0 से लेकर कहां तक जा सकती है? 1 तक। 1 से ऊपर नहीं हो सकती। क्यों भाई? क्यों भाई? सर क्यों भाई? क्योंकि इन दोनों का सम कितना है? काई ए प्लस काई बी का सम कितना है? 1।
पक्का। सर मैक्सिमम क्या हो सकता है, कोई एक वैल्यू 0 हो जाए, दूसरे की वैल्यू 1 हो जाए। फ्रैक्शन का मतलब ये है कि नीचे वाला टर्म जो होगा वो बड़ा होगा। सर Na अपॉन n टोटल, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सिर्फ a हो सकता है, तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फ्रैक्शन का टर्म ही क्या होता है सर, हमेशा लेस देन 0, लेस देन 1। हाँ, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 के इक्वल हो सकता है, चाहे वो कोई फ्रैक्शन हो, मास फ्रैक्शन हो, वॉल्यूम फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो। एक चलो अब यही बात चलिए तो एक चीज और बताता हूँ। मास का परसेंटेज निकालने के लिए क्या किया सर, अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। फ्रैक्शन निकालना था तो तुमने क्या किया सर, अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास करके छोड़ दिया। इसी बात पे एक चीज और ध्यान सुनना, एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन और पीपीएम जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, और एक हो जाता है पार्ट्स पर बिलियन। ध्यान सुनना भाई साहब, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ अगर आप फ्लो में आज सीख गए तो आज ही आज खत्म कर लोगे, और नहीं तो अलग से पढ़ते रहोगे, कभी समझ में नहीं आएगा। सर अगर आपको बोला गया पीपीएम, मिलियन का मतलब याद रखिएगा 1 मिलियन इज 10 की पावर 6। 1 बिलियन की बात की जाए तो 1 बिलियन इज 10 की पावर 9। 1 बिलियन इज 10 की पावर 9, पक्का। 1 बिलियन इज 10 की पावर 9। ये देख लो, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन की बात कर रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन की बात की जा रही है। ये देखना ध्यान से देखना अपने पास, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन की बात कर रहा हूं। कैसे करूंगा, अगर मुझसे किसने बोल दिया पीपीएम ऑफ ए बताइए, अब पीपीएम ऑफ ए कैसे निकालूं सर, मुझे पता है 2 ही लोग हैं, ए और बी, या 4 लोग हैं। सर यहां पर देखिए, अब पीपीएम किसके टर्म से पूछ रहा है, इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास। नहीं दिया तो मास बाई मास ही लेंगे। अपना मास, टोटल मास, और पता है इसको किससे मल्टीप्लाई करना था, परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। पीपीएम के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देना, 10 की पावर 6 से, हो गया। पर देख लो, अगर इसको हटा दोगे तो ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेगा। सेम फॉर्मूला, उसके अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन से अलग अलग टेक्निक्स आ रही हैं। ये देख लो, अगर मैं लिख देता हूं पीपीएम ऑफ बी लिख देता हूं तो डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू टोटल इंटू क्या करूंगा, 10 की पावर, इंटू क्या करूंगा 10 की, सॉरी मतलब 10 की पावर 6 लिख दूंगा। सर किसने बोला नहीं मास के टर्म्स में मत बताओ, सर वॉल्यूम के टर्म्स में बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसने बोल दिया नहीं सर वॉल्यूम के टर्म्स में बताइए, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम v बाई वी, तो कुछ नहीं, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाई वी टोटल इंटू क्या करोगे, 10 की पावर 6 कर दोगे। सर पीपीएम ऑफ बी बताना है किसके टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो क्या करोगे सर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइड बाई वी टोटल इंटू क्या करोगे, 10 की पावर 6। अब सर जैसा आपने मिलियन में किया वैसा ही सेम चीज आप किस में कर दीजिए, बिलियन में। कैसे सर, 1 पार्ट्स पर पीपीबी ऑफ ए कैसे निकालोगे, अपना मास डिवाइड बाई टोटल मास इनटू, बस यहां सिर्फ चेंज करना है 10 की पावर 9, बाकी सारी कहानी सेम है, बाकी सारी कहानी सेम है। पीपीएम ऑफ बी निकालना है, पीपीएम ऑफ बी निकालना है, पीपीएम ऑफ बी कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं सर, अपना मास डिवाइड बाई टोटल मास इनटू क्या करने वाले हो, 10 की पावर 9 करने वाले हो गया। सर सीधा सीधा अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बोला जाए कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बोला जाए सर, वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इनटू 10 की पावर 9। अब तुम भाई बोलो सर देख भाई फॉर्मूला ना अगर सही से देखेगा, एक भी फॉर्मूला रटने को नहीं है, एक भी फॉर्मूला यहां रटने का नहीं है भाई साहब, सारा का सारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे बन रहा है कि अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास। अगर सीधा सीधा अगर इसको ऐसे निकालोगे तो ये क्या आएगा, मास फ्रैक्शन। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मास परसेंटेज। अगर 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, पीपीएम आएगा। और अगर 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा, पीपीबी आ जाएगा। तो सर देख लीजिए यही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, यही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जिनको आपको ध्यान रखना है। बाकी अपनी कहानी ध्यान रखिएगा अगली क्लास में। अच्छा अब देख लो सारा का सारा हमने मोल कॉन्सेप्ट, मोल कैलकुलेशन कर लिया है, सारा का सारा मोल कैलकुलेशन पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। आइडियल गैस इक्वेशन कर दिया है, आइडियल गैस इक्वेशन कर लिया है, आइडियल गैस इक्वेशन हो गई है, आइडियल गैस इक्वेशन, उसके बाद वेपर डेंसिटी, ये सारी चीजें। और अब हम लोग बेसिक आ चुके हैं, परसेंटेज कंपोजिशन पे आ चुके हैं। अब आपके लिए एक सिंपल सा होमवर्क है, सिंपल सा होमवर्क है, ध्यान सुनिएगा। सिंपल सा होमवर्क क्या है, 2 चीजें मैं आपको दे रहा हूं। एक आपको एनसीईआरटी में राउंडिंग ऑफ पढ़ना है,
3 टॉपिक्स। राउंडिंग ऑफ मतलब बहुत सिंपल सा है, राउंडिंग ऑफ बहुत सिंपल सा है, 2 लाइन में बताना चाहूँ तो कल की क्लास में बता भी दूंगा, ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम हो रहा है। राउंडिंग ऑफ, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये 3 चीजें आपको फिजिक्स में भी मिल जाएंगी, इसीलिए मैं यहां नहीं पढ़ाना चाह रहा, और कुछ भी नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड द थर्ड वन साइंटिफिक नोटेशन। ये जो 3 चीजें हैं, अगर आपको लगता है कि फिजिक्स में नहीं पढ़ने को मिल रहा है तो आप एनसीईआरटी से जरूर एक बार पढ़ लीजिए, रीड इट फ्रॉम एनसीईआरटी, एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। मैं एनसीईआरटी कल मैं इसके क्वेश्चंस बता दूंगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स के, मेनली सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चन बता दूंगा, राउंडिंग ऑफ और ये सब चीजें फटाफट डिस्कस करके कल हमारा चैप्टर, हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, और उसके बाद हम लोग स्टोइशियोमेट्री चालू करेंगे, स्टोइशियोमेट्री के अलग अलग केसेस करेंगे, और कल स्टोइशियोमेट्री के साथ साथ फिर से ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उसमें 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और पढ़ेंगे, मोलैरिटी और मोलैलिटी। आज मैंने इनडायरेक्ट वे में आपको 5-6 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बता दिए, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, पीपीएम और पीपीबी, इतने सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए। बस 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और बताने हैं, वो है मोलैरिटी और मोलैलिटी, वो हम लोग कल फिनिश करेंगे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्री के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, कल हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला से चालू करेंगे, और कल हमारा ये चैप्टर एंड होगा। ठीक है, आज हमने सब कुछ कर लिया है, मूल की कैलकुलेशंस हो गई हैं, सब कुछ हो गया है, तो प्लीज ट्राई कीजिएगा इस चैप्टर को यहीं पे आज के आज फिनिश करने की। ओके, यहां तक आके फिनिश करेंगे ताकि कल अपना चैप्टर खत्म हो जाए। ओके, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में अपनी एनर्जी और वो सब चीज़ें मेंटेन रखिए, डीपी करते रहिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आप आए हैं, क्रैश कोर्स में आए हैं, तो एनर्जी डाउन मत कीजिए कि अरे सर ये है। कम टाइम में अगर ज़्यादा कुछ पाना है, कम टाइम में अगर ज़्यादा कुछ पाना है, तो भैया अपने आप को मेहनत के लिए, बोलते हैं ना कि मेहनत के लिए तैयार कर लो, स्पीड के लिए तैयार कर लो, ठीक है ना, क्योंकि अब टाइम बढ़ नहीं सकता, टाइम फिक्स है, उतने ही टाइम में रिजल्ट क्रिएट करना है, तो थोड़ी सी फास्ट स्पीड में, थोड़ा सा तेज चलेंगे और कोशिश करेंगे सब कुछ कंप्लीट करने की। ओके, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।